तो सी 49 2 AA ले रहा हूं, 49 2 AA। दिस इज रिलेटेड टू ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। हियर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी जब अपने शेयर्स एम्प्लॉय को अलॉट करती सस्ते में, वो जो सस्तापन मिलता है ना, उसका सैलरी में टैक्स आता है एज अ परक्यूजिट। जैसे ये देखो एग्जांपल, एक कंपनी ने ना अपने शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, एम्प्लॉय को 20 रुपये में इशू किया था। आईपी मतलब इशू प्राइस, प्लस सस्ते में इशू किया था। वो तो ESOPs में ऐसा ही होता है ना, कंपनी अपने शेयर्स एकदम लो प्राइस पे इशू कर रही है एंड इट इज ओनली मेंट फॉर द एम्प्लॉय। तो इसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना मिला? 100 के शेयर का उसको 20 ही देना पड़ा ना, तो 80 रुपीज का बेनिफिट इज टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन ये तो कब होगा? जब उसको शेयर अलॉट होंगे तब। लेकिन इन्हीं अलॉटेड शेयर्स को जब वो फ्यूचर में बेचेगा तब उसका कैपिटल गेन्स कैसे आएगा? उसके लिए सेक्शन है 49 2 AA। ये देखो, अभी तो उसको ESOPs अलॉट हुआ है ना, अब उसको बेचता हूं मैं। चलो बेचते हैं। 1920 में तो ESOPs के शेयर्स मिले थे। अब मान लो 24-25 में यही ESOPs वाले शेयर्स मैंने बेच दिए एट अ सेल प्राइस ऑफ 500। अब जनरली हम लोग कैपिटल गेन्स कैसे कंप्यूट करते हैं? जो सेल प्राइस है उसको हम लोग बोल देते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उसके सामने हम लोग कॉस्ट कंपेयर करते हैं। पर एक्चुअली देखने हैं तो शेयर्स की कॉस्ट 20 रुपये है, तो एम्प्लॉय को तो 20 में पड़ा था ना, और जितने में पड़ा वो उसकी कॉस्ट है। लेकिन हम लोग इसको कॉस्ट नहीं मानेंगे, हम लोग FMV को कॉस्ट मानेंगे, क्योंकि सी ये वाले डिफरेंस पे तो असेसी ऑलरेडी टैक्स भर चुका है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये डिफरेंस पे गवर्नमेंट को अभी नजर डालनी नहीं चाहिए। तो अभी ये जो FMV होगी ये माइनस सेलिंग प्राइस, दिस डिफरेंस विल कम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ये बात बताने के लिए सेक्शन खोला इन लोग ने 49 2 AA। इन शॉर्ट दिस सेक्शन सिंपली सेज ESOPs में जो शेयर्स मिलता है भले उसकी एक्चुअल कॉस्ट इश्यू प्राइस है, बट हम लोग FMV को कॉस्ट पकड़ेंगे, क्योंकि कुछ डिफरेंस ऑलरेडी सैलरी में टैक्सेबल हो चुका है। तो हम लोग खाली इतने को ही कॉस्ट पकड़ेंगे और ये डिफरेंस का कैपिटल गेन्स आएगा। ये देखो मैंने मार्क करके रखा है कैपिटल गेन्स। और वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कब अलॉट हुआ था ESOPs और कब बेचा था। अलॉटमेंट डेट से पकड़ते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट मतलब परचेज हो गया, वहां से लेके सेल डेट तक। अगर ये पीरियड मोर देन 1 ईयर है, 1 ईयर क्यों निकला? अज्यूमिंग लिस्टेड शेयर्स है, तो मोर देन 1 ईयर है तो लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स करूं कि नहीं डिपेंड अपॉन ट्रांसफर डेट। अगर 23 जुलाई 24 के पहले ये शेयर्स बेच दिए होंगे तो इंडेक्सेशन वगैरह होगा, उसके बाद किया तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। बट जो भी है कॉस्ट में 100 आएगा और FEOC में 500। तो अपना 49 2 AA खत्म हो चुका है। ओके, सेक्शन 54 इज फॉर रेसिडेंशियल हाउस। सुनो, घर बेचने के बाद घर लेते हैं तो उसमें कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। कैपिटल गेन कौन सा? घर बेचा है ना, अरे बेचने का कैपिटल गेन आता है, तो बेचने वाला कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट अगर सामने नया घर ले लिया तो सी लेट्स अज्यूम मैंने ना लुक ये घर बेचा, उसकी कंप्यूटेशन किया और उसमें मुझे कैपिटल गेन्स आ रहा है 20 लाख। तो 20 लाख मेरा कैपिटल गेन्स है, और सामने में एक नया घर ले लूं ना तो मेरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कैपिटल गेन 20 लाख है और नया घर में सस्ते में ले रहा हूं 15 लाख में, तो एग्जेम्पशन सस्ता ही मिलेगा। अगर तू चाहता है कि तेरा पूरा 20 लाख माफा जाए तो 20 लाख जितना घर ले देगा 15 लाख का, तो एग्जेम्पशन 15 का ही मिलेगा। और अगर 20 लाख का कैपिटल गेन होने के बाद में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, 5 करोड़, तो 20 लाख पूरा खर्च हो गया, तो पूरा एग्जाम इज एक्चुअली द फॉर्मूला है कैपिटल गेन अमाउंट एंड द कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस विच एवर इज लोअर। एक फॉर्मूला बेटर है क्या? इधर 20 और 15 में से लोअर क्या है? 15। लेकिन अगर नया प्रॉपर्टी 15 करोड़ की हुई तो 20 लाख, मतलब विच एवर इज लेस। तो ये देखो फॉर्मूला देख लो पहले जल्दी। मैं बहुत बार है ना इधर CG CNA करूंगा, मेरा शॉर्ट फॉर्म समझना चाहिए। CG मतलब कैपिटल गेन, और CNA दिख रहा है, CNA लिखा है उधर, CNA मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। एक्चुअली वो नया घर है, लेकिन मैं कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस नहीं बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, अगले सेक्शंस में हाउस नहीं आएगा, ये तो पहले 54 में हाउस है ना,
लेकिन आगे जब सेक्शन नए आएंगे कुछ दूसरा एसेट होगा, तो मैं ऐसा टर्म यूज कर रहा हूं जो हर सेक्शन में सूट हो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस आई एम सेइंग कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो अपना फॉर्मूला बन गया कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच इज लोअर। तो देखो मेरे को 15 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया, अभी भी 5 लाख रुपया टैक्सेबल है। अब ये एग्जेम्पशन चाहिए तो शर्त क्या अपने को नया, जल्दी हो जल्दी हो, ये एग्जेम्पशन चाहिए तो अपने को नया घर लेना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है घर कब लेना है, नया घर कब लेना है। तो सी हियर लुक, ये देख अभी ये ना टाइमलाइन पे ध्यान देना। अज्यूम करो मैंने 7 जून 2024 को मेरा जूना वाला घर बेचा था और बेच के मुझे 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब मुझे नया घर कब लेना है मालूम है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले। मतलब जिस साल मैंने मेरे जूने घर को बेचा ना, उसका जब रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आएगा ना, तब तक मुझे नया घर लेना पड़ेगा। क्योंकि सी मैं एग्जेम्पशन रिटर्न्स में क्लेम करूंगा, तो जब रिटर्न भरने की ड्यू डेट आ रही है तब तक तू घर तो ले। तो एग्जेम्पशन की बुनियाद ही क्या है, नया घर। तो नया घर आ भी तो जाना चाहिए ना ड्यू डेट तक। तो रूल क्या है, ड्यू डेट तक नया घर ले लो। लेकिन इसमें कोई कोई लोग का नाटक है, अरे ड्यू डेट तक घर लेना मतलब तो बहुत घाई हो जाएगी, मुझे फुर्सत में घर की चॉइस वॉइस करके लेना है। तो अगर कोई कहे ना कि मुझसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक इतना घाई घाई में घर नहीं लिया जाएगा, मेरे को फुर्सत में लेना है, तो ऐसे लोग को लॉ ने बोला है ठीक है तेरे को बाद में लेना है बाद में ले, तो अभी तेरे को एक बार का ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा इन कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। एक स्पेशल अकाउंट खुलता है बैंक में, क्या नाम से, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। लेकिन डिपॉजिट का मगजमारी किसके लिए, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक घर नहीं ले पा रहा है। और सी घर लेने में सबको टाइम लगता है, क्योंकि घर थोड़ी रोज रोज लेते हैं यार, एक बार सोच समझ के लेना है तो हम लोग घाई घाई में नहीं ले सकते। वो अगर ले लेवे तो बात खत्म ही हो गई, लेकिन नहीं ले पा रहा है तो डिपॉजिट, व्हाट यू टू डिपॉजिट दिस कैपिटल गेन्स अमाउंट इन बैंक, इन विच अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो सी अपने पास दो चॉइस है। ये देखो दुनिया में दो टाइप के आदमी होते हैं, एक आदमी जो घर ही ले लेता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले, और दूसरा है ना वो घर इतनी घाई घाई में नहीं ले पा रहा है, वो डिपॉजिट करता है, उसको भी एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन सी अगर कोई घर ना लेवे डिपॉजिट करेगा, उसका फॉर्मूला पता है कैसा होगा, फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, टीजी और टीएनए कहां से आएगा, घर लिया ही नहीं। ये नहीं तो क्या है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है ना, अरे आदमी ने घर लिया ही नहीं है। हाँ तो इधर डिपॉजिट अमाउंट आ जाए, देखो मैंने लिख के रखा है इधर। इन शॉर्ट देखो फॉर्मूला ऐसे याद रखो, अगर ड्यू डेट तक घर ले लिया है तो घर की कॉस्ट और कैपिटल गेन विचर इज लेस, और अगर घर नहीं लिया है डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट और कैपिटल गेन विचर इज लेस। तो ये सीएनए और डिपॉजिट में से आइदर और, डिपेंडिंग अपॉन तूने घर ले लिया तो सीएनए, नहीं लिया तो डिपॉजिट, बट कंपेयर विद कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। ओके अब ये देखो जिसने घर खरीद लिया ना उसका तो मैटर खत्म हो गया, घर लेना तो ले लिया बात खत्म। लेकिन जो लोग डिपॉजिट करते हैं ना उनको एक बारी का एग्जेम्पशन तो दे दिए, लेकिन डिपॉजिट करके थोड़ी चलेगा, घर तो लेना पड़ेगा ना, तेरे को घाई घाई में नहीं लिया जा रहा, अभी तो लेगा ना, तो कब लेगा, उसके लिए सी लॉ ने टाइम दिया। ये देखो जादू से कुछ आएगा देखना, अगर तुमने डिपॉजिट किया है ना तो फ्रॉम दी ट्रांसफर डेट ऑफ जूना वाला घर विद इन 2 years तेरे को नया घर लेना पड़ेगा। डिपॉजिट क्यों किया, क्योंकि तुझे ड्यू डेट तक घर लेने में बहुत घाई घाई लग रही थी, इतना हड़बड़ी में तेरे को लेना नहीं था। हाँ तो 2 साल में तो खरीद, 2 साल तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ये 2 साल कैसे गिनने का, जिस दिन मैंने जूना घर बेचा, पब्लिक क्या करती है मैं, जो अभी डिपॉजिट किया ना वहां से 2 साल नहीं, माना कि रूल डिपॉजिट करने वालों के लिए, लेकिन उसका टाइमलाइन डिपॉजिट डेट से नहीं गिनते। हाँ डिपॉजिट तो अपने को ड्यू डेट तक करना ही है, लेकिन बाद में घर कब लेना है, 2 years नॉट फ्रॉम डिपॉजिट डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जूना वाला घर। और अगर तू सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कितने लोग क्या रेडी घर नहीं लेते, एक प्लॉट लेके अपने पसंद से घर कंस्ट्रक्ट करते, तो उनको 3 साल का टाइम मिला है। ओके टेल मी व्हाट
डेट कब आएगी उसकी, कट ऑफ डेट? अरे परचेस करोगे तो गिन के बता ना। अगर 7 जून को मैंने, 7 जून को क्या हुआ था, मैंने पुराना घर बेचा था, तो उसका 2 साल कब खत्म होगा? कभी भी पीरियड गिनते हैं, एंडिंग डेट एक दिन पहले का होता है। तो ये देखो 6 जून 26, और 3 साल कब एक्सपायर होगा? 6 जून 27। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर तू रेडी घर खरीदेगा तो 2 साल, और सेल्फ कंस्ट्रक्ट करेगा तो 3 साल। ओके, अब देखो फ्यूचर में मालूम है क्या हो सकता है? डिपॉजिट करने वाले हैं ना, 3 तरह के निकलते हैं। एक वो जिसने प्रॉपर यूज कर लिया, मतलब उसने बोला था मैं नया घर कसम से बाद में ले लूंगा, ले लिया। दूसरा वो जिसने मिसयूज किया, मतलब पैसा डिपॉजिट किया घर के नाम का, लेकिन उसने बैंक में से पैसा निकाल के बीवी के लिए जेवर ले लिए, मिसयूज। और तीसरा होता है नॉट यूज करने वाला, मतलब बैंक में पैसे पड़े 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 ब्याज खा रहा है। बैंक में पैसा डलवाया था उससे घर लेने के लिए, लेकिन बैंक में पैसा तो डाल दिया डिपॉजिट करके, लेकिन बैठे बैठे ब्याज खा रहा है, इससे ब्याज भी मिलता है। तो उसने घर लिया ही नहीं, यूज ही नहीं किया। तीनों का आंसर बताओ क्या आएगा? नहीं, लाइन से बताओ ना। अगर उससे प्रॉपर यूज किया उसको बोलेंगे गुड बॉय। कितने लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन मिलेगा। अरे एग्जेम्पशन मिल चुका है रे, एग्जेम्पशन तो डिपॉजिट किया तभी मिल चुका है। मैं फ्यूचर में लेके जा रहा हूं, फ्यूचर में डिपॉजिट किए हुए पैसे का सही इस्तेमाल किया तो गुड बॉय, वेरी गुड बोल देंगे। और अगर मिसयूज किया, चमाट, धोखेबाज, तूने 15 लाख का एग्जेम्पशन लिया था, ये हमने तेरे पे भरोसा रख के तेरा डिपॉजिट देख के भी एग्जेम्पशन दे दिया, लेकिन तूने डिपॉजिट से घर ना लेके बीवी के लिए जेवर ले लिए। तो जिस साल में उसने जरूरत की ना, उस साल एग्जेम्पशन विड्रॉन। एग्जेम्पशन विड्रॉ मतलब जो 15 लाख माफा गया था वो टैक्स आ जाएगा इन द ईयर ऑफ मिस यूटिलाइजेशन, और वो तो जिस साल में टैक्स आ जाएगा उस साल की रेट थी। मिसयूज जब करेंगे ना, उस ईयर के रिटर्न्स में दिखाना है, और टैक्स उन दिनों की रेट से लगेगा। लेकिन अमाउंट क्या होगा? फिलहाल जो ऐसे अज्यूम करो उसने 15 लाख डिपॉजिट किया था, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो जो 15 लाख डिपॉजिट का एग्जेम्पशन लिया था ना, यही फ्यूचर में इनकम में जोड़ के दिखाना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ मिस यूटिलाइजेशन। और उसने यूज ही नहीं किया, बैंक में पैसे पड़े, और गवर्नमेंट राह देख रही है, पता नहीं घर कब आएगा, घर कब आएगा, और ऐसे ही देखते थे टाइम निकलते जा रहा है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट 2 साल की एक्सपायरी पे भड़केगी नहीं। 2 साल खत्म भी हो गए ना, उसने अभी तक डिपॉजिट को यूज नहीं भी किया ना, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, क्या पता शायद सेल्फ कंस्ट्रक्शन में लगा होगा, तो वेट कर लेते हैं ना। तो गवर्नमेंट उसकी है ना आखिरी डेट तक वेट करेगी, और तब तक भी घर का नामो निशान नहीं है ना, चमाट। चमाट मतलब जो 15 लाख माफा गया था वो टैक्स आ जाएगा कभी। ये 3 साल कब खत्म हो रहे? 27-28 में। तो देख स्क्रीन पर कुछ दिखेगा, देख इन दी प्रीवियस ईयर 27-28 एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, मतलब वही जो लटक जी 15 लाख का माफा गया था वो भी टैक्स आ जाएगा। कब? जब 3 साल एक्सपायर होंगे। मतलब गवर्नमेंट 2 साल खत्म होती हाइपर नहीं होगी, तो 2 साल खत्म भी हो गया तो क्या सोचना पड़ता है, क्या पता शायद कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ हो, तो 3 साल खत्म होने के बाद गवर्नमेंट एग्जेम्पशन विड्रॉ करेगी। ये देखो मैंने इधर चार्ट अच्छा बनाया, पढ़ो ना। ये देखो, ये पूरा चार्ट देखो ना जल्दी। दुनिया में 2 टाइप के आदमी होते हैं। आदमी 1 जिसने ड्यू डेट के पहले ही घर ले लिया, वो तो फुर्तीला है, घर बेचा फटफट घर ले लिया, अच्छा है। उसका फॉर्मूला क्या था? CG और CNA विचर इज लेस, और उसका तो काम तमाम हो गया है, खत्म बात। दूसरा आदमी कैसा है? जो डिपॉजिट किया है, उसको भी एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला CG और डिपॉजिट विचर इज लेस। लेकिन इसका मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है, इसका फ्यूचर में देखना पड़ेगा। और फ्यूचर में उसने देख प्रॉपर यूज किया तो वेरी गुड, यूज ही नहीं किया, एग्जेम्पशन विड्रॉ कब? जब 3 साल पूरे होंगे तब एग्जेम्पशन विड्रॉ करेंगे। और मिसयूज किया तो भी एग्जेम्पशन, जब मिसयूज हुआ उसी साल में एग्जेम्पशन विड्रॉन। ओके, फिर सुनो, इसमें एक और ऑप्शन है, एडवांस में भी घर ले सकते हैं। मतलब जब मैंने जूना घर बेचा ना, जूना घर बिका उसके पहले ही नया घर आ गया, चलता है। तो घर की डील में क्या है,
हम लोग ऐसा सीक्वेंस नहीं कर सकते, पहले मैं जूने को बेचूंगा फिर नवे को लूंगा। अरे कई बार क्या होता है, अपना जूना बिक नहीं रहा है, नवा पसंद आ गया कहीं, तो पसंद आए हुए घर को छोड़ेंगे थोड़ी। और कई बार बिल्डर अच्छी रेट दे रहा है, अच्छा फ्लैट पसंद का मिल गया है, तो मैं पसंदीदा फ्लैट छोड़ना नहीं चाहता, तो कई बार मेरा जूना घर बिके उसके पहले एडवांस में भी ले सकता हूं, तो ले लो, चलेगा। गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए। लेकिन एडवांस में कंस्ट्रक्शन किया हुआ अलाउड नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो तू अपने हिसाब से करेगा ना, तो वो तो तेरे को तेरे घर जूने घर को बेचने के बाद ही करना पड़ेगा। हाँ, एडवांस में रेडी घर ले लिया ना तूने, रेडीमेड घर, तो चलेगा, मतलब ये भी ऑप्शन है, 1 ईयर एडवांस में भी ले सकते हैं। ओके, अब सुनो, ये बेसिक थियरी होगी। अब देखो, इसमें अभी एक और पॉइंट बाकी है कि अपने जो नया घर लेते हैं ना, उसको 3 साल तक बेचना मत। गवर्नमेंट ने कसम दी है तुमको, खबरदार 3 साल तक तू नए घर को बेचेगा तो। नया घर लिया ना मैंने, ट्रांजैक्शन भूल मत, में जूना घर तो बेच चुका हूं, अभी नया घर लिया है। अब नया घर कब लिया होगा, तो कभी भी लेते हैं ना, कोई को लोग ड्यू डेट के पहले ले लेते, कोई को लोग बाद में लेते, कोई कोई तो ऐसा एडवांस में भी ले लेते। देख, तो जब भी तूने नया घर लिया ना, उस तारीख से 3 साल तक बेचने का नहीं, इसको बोलते लॉक इन पीरियड। क्या बोलते, लॉक इन पीरियड। बेचा तो क्या होगा बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए ना मैं जो दिखाना चाहता हूं, देखो एक्चुअली मैं जितने ही 54 पढ़ाऊंगा ना, उसको मैं इधर टैबुलेट कर रहा हूं। तुम लोग गिन लेना, देखो इधर 8 चीज दिखेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्शन है ना, और इसका टेबल भी 8 कॉलम का है। देखने का है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है, हर 54 में बच्चों को 8 चीज याद करनी, हर 54 में 8 चीज। तो बाकी का 54 छोड़ो, ये वाले 54 की 8 चीज बताओ क्या है। पहली चीज सेक्शन है 54, दूसरी चीज बेचेगा क्या, रेसिडेंशियल हाउस, खरीदने का क्या, रेसिडेंशियल हाउस, टाइम लिमिट क्या है, 1 बिफोर 2 आफ्टर 3 आफ्टर, ये शॉर्ट फॉर्म समझता है, 1 बिफोर 2 आफ्टर 3 आफ्टर, 3 आफ्टर कंस्ट्रक्शन किया तो। स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम, सेम मतलब वो हर सेक्शन में सेम है, मतलब ये तो क्या पूरा टेबल खुलेगा ना, तब ये सेम लिखे हुए का इंपैक्ट समझेगा कि हर सेक्शन में डिपॉजिट का सिस्टम आने वाला है। डिपॉजिट का सिस्टम क्या बोलता है कि अगर ड्यू डेट तक आप लोग नहीं खरीद पाते हो तो कोई फिक्र नहीं, एक बार का डिपॉजिट कर दो, लेकिन बाद में गद्दारी करना मत। गद्दारी की तो क्या होगा वो मैंने सिखाया था। ओके, तो डिपॉजिट का स्कीम हर सेक्शन में सेम है। फिर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन भी हर सेक्शन में सेम ही आएगा, खाली एक सेक्शन में अमाउंट ऑफ सेक्शन एग्जेम्पशन थोड़ा अतरंगी है, बाकी हर सेक्शन में एग्जेम्पशन का अमाउंट सेम है। सेम मतलब कैसा है बताओ, अरे एग्जेम्पशन कितना मिलता है, इंग्लिश से फॉर्मूला बोल के बता, कैपिटल गेन और CNA स्लैश डिपॉजिट, कैपिटल गेन या फिर CNA स्लैश डिपॉजिट, विचर इज लेस। सेम फॉर्मूला हर सेक्शन में लगेगा, जितने भी सेक्शन आएंगे सब में फॉर्मूला सेम है, जनरलाइज कर दो। खाली एक सेक्शन आएगा बाद 54F, उधर थोड़ा नहीं, उधर थोड़ा एग्जेम्पशन का फॉर्मूला विचित्र है, वो 54F में आएगा। बाकी सब में ये फॉर्मूला रट्टा ही मार लो, कौन सा वाला, विच एवर इज लेस वाला। ये इसे देखो मैंने टेबल में लिख दिया, ये एग्जेम्पशन अमाउंट हो सब सेक्शन में सेम है। और लॉक इन पीरियड 3 इयर्स, ये LIP क्या होता है, लॉक इन पीरियड, नए घर को 3 साल तक बेचना मत। ये 3 साल कैसे गिनते, कहां से, वो जब भी हमने नया घर खरीदा वहां से, कि उसको इधर से मत गिनना। सी ये जो था ना 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ये तो नए घर को खरीदने का टाइम था। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, खरीदने के बाद आगे 3 साल तक बेचना मत। जैसे सी कितने लोग ने तो नया घर ये डेट को लिया होगा, देख जल्दी, तो इस डेट को लिया, तो यहां से 3 साल तक खबरदार बेचना मत। उसी वो जो 3 साल लॉक इन पीरियड का बोल रहा हूं ना, ये ड्राइंग में नहीं दिखेगा। ड्राइंग बच्चों को क्या बता रहा है, नया घर कितने टाइम में लेने का, या 1 साल पहले ले या 2 साल में ले या 3 साल में, ये लेने का टाइम है। लेकिन लेने के बाद जब लिया वहां से 3 साल तक आगे बेचना मत, वो लॉक इन पीरियड है। और पता है ये कंडीशन क्यों रखी है, कितने लोग हैं ना एक बार घर बेच के नया घर नहीं चाहिए तो भी ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने सेक्शन क्या खोल के क्या सोच के खोला है में कि लोगों को घर चेंज करना पड़ता है,
कभी छोटा घर पड़ता है तो अपने को बड़े घर में शिफ्ट होना है, या फिर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया तो वी वांट टू गो टू बेटर हाउस, तो घर चेंज करना ही नेसेसिटी है। तो वो सोच के गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दी है। लेकिन कितने लोग को ना घर चेंज भी नहीं करना होता है, एक घर को निकाल के प्रॉफिट करना होता है। लेकिन उन लोग क्या है, जबरदस्ती का नया घर ले लेते ताकि एक बार एग्जेम्पशन तो मिल जावे। इसलिए लॉ ने बोला अभी तूने नया घर लिया है ना, उसको सीने से लगा के रख, 3 साल तक बेचना मत। बेचा तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट थियरी है, ये थियरी इंपॉर्टेंट, बता दो कैसे। लोग यार मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है, लॉक इन पीरियड के ऊपर मैं कुछ अभी भाषण देने वाला हूँ, और वो चीजें ना ओरली ऐसे बोल के मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। देखो एक मैंने सॉल्व किया हुआ सम है मेरे पास, अपने प्रैक्टिस मैनुअल वाली बुक में ना क्वेश्चन 8 है, वो सॉल्व किया हुआ है। तुमको सम देखने की जरूरत नहीं है, जो मुझे कन्वे करना है मैं इतने से कर पाऊंगा। ये देखो एक क्वेश्चन 8 है अपनी बुक में, उसमें ना हम लोग ने अपना पुराना घर बेचा है, ट्रस्ट में ऐसी स्टोरी है सब में, और 30 लाख में बेचा है। और वो घर है ना उसकी कॉस्टिंग थी 3.5 लाख, और बहुत पुराना था, लॉन्ग टर्म, और उसको इंडेक्स किया है। और इस क्वेश्चन में ना बेचने वाला डेट 23 जुलाई 24 के पहले है, इसे इंडेक्स भी किया मैंने। ट्रस्ट में ऐसा ही क्वेश्चन है, भरोसा रखो। तभी देखो मैंने इंडेक्स भी कर दिया है, कॉस्ट इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, और ये आ गया। एंड फिर आंसर कुछ इतना आ रहा है। फिर इसी क्वेश्चन में ना दूना घर बेचने के बाद उसने नया घर लिया, ये देखो 24 जुलाई को लिया था, यानी कि ड्यू डेट और फाइलिंग रिटर्न के पहले ले लिया है ना। अच्छा है, और जो ड्यू डेट के पहले लेता है उसको डिपॉजिट का मच नहीं करना है, उससे पहले ही ले लिया था। और मान लो उसने घर जो लिया था ना उसकी कीमत 32 लाख थी। 32 लाख क्या लिखा इधर, टीएनए मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। तो टेल मी अपना एग्जामिशन का फॉर्मूला क्या है, जो भी कैपिटल गेन आया कंपेयर विद कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच इज लोअर। तो देखो मैंने वो वर्किंग इधर की हुई है, तो अपने में विच इज लेस क्या आ रहा है, वो जितना भी कैपिटल गेन है पूरा एग्जाम्प्ट हो रहा है, और आंसर अपना नील हो गया। और पूरा एग्जाम क्योंकि मैंने 19 लाख कमा के नया घर 32 लाख का लिया है, तो सारा गेन इस्तेमाल हो गया, तो पूरा एग्जाम होगा ना। अब देखो ये जो नया घर हमने लिया ना, इसको 3 साल तक नहीं बेच सकते, ये लॉक इन पीरियड है। और मान लो मैंने नया घर लिया था 24 जुलाई को, तो जब लिया ना वहां से 3 साल गिनते। लॉक इन पीरियड का 3 साल कैसे गिनते, जब लिया वहां से, तो इसका 3 साल गिन किधर खत्म होगा, इधर मैंने गिन गिना के रखा है रे। 24 जुलाई 25 को खरीदा, तो 3 साल कब खत्म होंगे, 23 जुलाई 2028, 3 साल ही है ना, तो 3 साल तक बेचने का नहीं। ये कसम के भरोसे गवर्नमेंट अपने को एग्जेम्पशन देती है। लेकिन इस सम में क्या हुआ मालूम है, उसने बेच दिया। ये देख कभी बेचा, 9 जून 25 को आएला, 26 को चला भी गया। बोला था 3 साल तक टिके हुए रहे, 3 तो छोड़ो, 25 का है वो अराउंड 1 साल में चला गया। तो उसने लॉक इन पीरियड निभाया के तोड़ा, तो इसके साथ देखो क्या होगा, इसको 2 कैपिटल गेन आएंगे, 2 कैसे 2 बताओ। एक तो उसने नए वाले घर को जो बेचा है, बेचने का जो गुल खिला है, बेचने का तो कैपिटल गेन बनता ही है, वो तो 3 साल के अंदर बेचो के बाद बेचो, बेचने का तो कैपिटल गेन आता है ना। तो ये एक कैपिटल गेन हुआ। दूसरा, बिकॉज तूने 3 साल में बेचने की जरूरत की है, तेरे को जो 19 लाख का कैपिटल गेन माफ आ गया था वो भी टैक्स आ जाएगा। मतलब पहले ये मान, नहीं तो आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। 2 कैपिटल गेन कौन से, एक तो नया घर बेचा है, बेचने का तो वैसे ही आता है, वो तो 3 साल के अंदर बेचो के बाद बेचो, वो एक कैपिटल गेन हो गया। दूसरा, बिकॉज तुमने 3 साल में बेचने की मस्ती की है, तो तुमको जो पहले माफ किया था 19 लाख, वो एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा, तो 2 कैपिटल गेन आएगा। तो सी जनरली हम लोग इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, पढ़ क्या लिखा है, पूरा पढ़ ऊपर से, कंप्यूटेशनल कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस। तो सीन समझा ना क्या हो रहा है, कि नया घर हमने लिया था, बाद में बेच भी दिया, उसकी कंप्यूटेशन देखो कैसी है। ये 42 लाख क्या मालूम है, ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन में ये सेल प्राइस दी है,
मतलब नया घर जो है ना, ये वाला, ये दिख रहा है अपना नया, ये हमने 42 लाख पे बेच दिया था। कभी बेचा था? 9 जून 26 को 42 लाख पे बेचा। तो जितने में बेचा हुआ एफईओसी, और मैंने इधर कौवा लिखा है, शॉर्ट टर्म लिखा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। कैसे? 24 जुलाई को तो खरीदा था, 9 जून 26 को बेचा, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टर्म। और फ्यूचर में तो अभी सब 2 साल से ही होता है ना डिसाइड। दो, अरे करे ना, फ्यूचर में जा रहा है, और फ्यूचर में तो शॉर्ट लॉन्ग की क्राइटेरिया 2 इयर्स हो गई है, तो 2 इयर्स के तो विधि नहीं बेचा है ना, तो इट विल बी शॉर्ट टर्म। तो देखो इधर मैंने शॉर्ट टर्म लिखा है। और ये 32 लाख कहां से आया? ये घर की कीमत है यार। ये क्या लिखा है? पर सीएनए मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ना, तो 32 लाख की कॉस्ट है, बेचा 42 लाख में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10 लाख। लेकिन ये तो नए घर को बेचने का है, और ये तो आना ही था। 32 लैक्स का घर तो 42 में बेचे, 10 लाख का प्रॉफिट तो आएगा ही। लेकिन इसको अभी तक चमाट नहीं मारी हमने। किस बात की? लॉक इन पीरियड में बेचा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले उसको माफ किया था ना, वो लटक जी की तरह माफा गया था, तो वो लटक जी की तरह टैक्स आ गया। देखो पढ़ो इधर क्या लिखा है, ये पढ़ क्या लिखा है। ये लटक जी एग्जेम्पशन विड्रॉन, कितना एग्जेम्पशन मिला था? 1958,607, उतना एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया। तो मतलब इस साल मेरी टोटल इनकम में 10 लाख की लटक जी है, और 19,58,000 का लटक जी है। ये किस साल में होगा? कब बेचा है? तो 26-27 के साल में ऐसा सब दिखाना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये गलत है। ये जो मैंने किया है ना, ये सरासर रॉन्ग है। क्योंकि सी एक्ट में क्या बोला है, अगर कोई लॉक इन पीरियड को तोड़ेगा, 3 साल में बेचने की मस्ती करेगा, उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का स्टाइल ही अलग रखा है। कि मैंने रॉन्ग है फिर भी क्यों किया मैं, तो नेचुरली स्टूडेंट के मन में ये आएगा। और एक्ट में कुछ एक दो टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं लिखी होती ना, तो हम ऐसे ही करते, ऐसे ही करते। ओके, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि पता है एक्ट में क्या लिखा है? सुनना, बहुत कीमती सेंटेंस है। अगर तूने 3 साल में नए घर को बेचा, तो तेरे उस नए घर की कॉस्ट को काट डालेंगे, और कॉस्ट कटेगी ना, आंसू निकलेंगे। क्यों बता, ऐसा क्यों बोला? कॉस्ट कटेगा तो कॉस्ट छोटा हो जाएगा, और कॉस्ट छोटा होगा तो गेन बड़ा हो जाएगा। ये तरीका है गवर्नमेंट का पनिश करने का। क्या धमकी दी गवर्नमेंट ने? अगर तूने 3 साल में नए वाले घर को बेचा है, तू देख क्या होगा, तेरे घर की वो जो कॉस्ट है ना, घर की कॉस्ट काट डालेंगे उसको। कितने से काटेंगे? जितने से तूने पहले एग्जेम्पशन लिया था ना, उतने से तेरी घर की कॉस्ट को ही काट डालेंगे, और कॉस्ट कटेगी, आंसू निकलेंगे तेरे कि कॉस्ट छोटा होगा तो गेन मोटा हो जाएगा। ये चीज करके बताओ, देखो की हुई मैंने, देख इधर ये क्या लिखा है, पढ़ो। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस। ऊपर जो वर्किंग थी ना, वैसी वर्किंग नीचे है, लेकिन एक छोटा चेन देखोगे। ये देखो 42 लैक्स में मैंने नया घर बेचा है, और मेरे घर की कॉस्ट क्या थी? 32 लैक्स थी ना, और गवर्नमेंट धमकी यही तो दी है, तूने अगर नए घर को बेचा तो तेरे घर की कॉस्ट को ही काट देंगे। और घर की कॉस्ट क्या है? 32 लैक्स। कितनी काटेंगे? जितना तूने पहले मजा लिया था ना, वही तेरी सजा बनेगा। अभी सजा क्यों? कॉस्ट कटती है तो सजा ही लगती है ना यार। तो ये देखो 19 लाख से मेरा कॉस्ट कट गया, और कटा हुआ कॉस्ट देखो, आंसू निकल रहे कॉस्ट के। अरे कॉस्ट छोटा हो गया ना। कहा 32 लाख का घर था, मुझे दिखाना कितना पड़ रहा है? 12,41,393। और कॉस्ट छोटी होगी तो गेन बढ़ गया, और बढ़ के कितना आया? 29,58,607। सी ऊपर भी आंसर तो सेम आया था यार। अरे आंसर तो सेम ही था, लेकिन सी ऊपर वाला मेथड जिसको मैंने रॉन्ग बोला था ना, उसमें 10 लाख शॉर्ट था और 19 लैक्स लॉन्ग था। शॉर्ट लॉन्ग पे गौर कर, बुद्धि चलेगी। उतने तो होशियार हो ही तुम लोग, है ना? तो ऊपर वाली वर्किंग में 10 लाख शॉर्ट है और 19 लाख
लॉन्ग है, लॉन्ग क्योंकि पहले लॉन्ग की तरह ही माफा गया था ना, उसको लॉन्ग की तरह ही टैक्स था। कि नीचे वाले मेथड में क्या है, एक शॉर्ट टर्म की वर्किंग में कॉस्ट कट गया तो रिजल्टिंग आंसर शॉर्ट की तरह ही आया। तो ये वर्किंग शॉर्ट गेन की हो रही है। और शॉर्ट क्यों, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में 25 को आया हुआ अगर 26 में चला गया ना, तो एक वर्किंग शॉर्ट की हो रही है, और एक शॉर्ट की वर्किंग में कॉस्ट कटेगा तो रिजल्टिंग आंसर शॉर्ट बन के आएगा। मतलब आखा 29 शॉर्ट टर्म है, और ऊपर वाली वर्किंग में थोड़ा शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग, तो टैक्स रेट का फर्क पड़ता है। और आजकल तो लॉन्ग टर्म पे 12.5% टैक्स है, और शॉर्ट टर्म पे तो रेगुलर टैक्स रेट लगता है। जैसे हम जैसों का स्लैब रेट होता है, कंपनियों का 30%, शॉर्ट टर्म पे रेगुलर रेट रखता है। तो ऊपर वाले में ना थोड़ा दर्द कम हुआ, क्योंकि जो लॉन्ग है वो तो 12.5% से टैक्स आ जाएगा, तो अच्छा है ना। और नीचे तो कुछ लॉन्ग का नामो निशान ही नहीं है, पूरा का पूरा शॉर्ट, तो इसमें तकलीफ ज्यादा हो रही है, और भुगतो, गवर्नमेंट को तकलीफ ज्यादा देनी है, इससे ये वाला मेथड रखा है। ओके, अब इसके ऊपर डिटेल में और बोलने के लिए, लेकिन ठीक है, तुम लोग खाली इतना समझ लो कि अगर नए घर को 3 साल में बेचा तो क्या करेंगे, उस घर की कॉस्ट को काट डालो। कितना काटोगे, जितना एग्जेम्पशन लिया था ना उतने से घर की कॉस्ट को काटना है। ओके, अब सुनो, ऊपर वाली चीज को मैंने रॉन्ग बोला ना, लेकिन सुनो, कोई कोई सेक्शंस में ना ये ऊपर वाली अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। कि भूल मत, 54 इज अ सेट ऑफ 8 सेक्शंस। कितने, 8। तो कुछ कुछ सेक्शनों में ना मैंने जो ऊपर वाली चीज है ना रॉन्ग बोली, वैसा करना पड़ेगा। वो क्यों, वो तो मैं वक्त आने पे ही बता पाऊंगा, अभी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मैंने ऐसे फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं किया है, रैपिड रिवीजन में टाइम की शॉर्टेज है, मैं टाइम पास करूंगा। ऊपर वाली वर्किंग मैंने जानबूझ के की है, क्योंकि कुछ सेक्शंस में ऊपर वाला मेथड फॉलो, ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को मत काट, कॉस्ट विल बी इंटैक्ट, और जो एग्जेम्पशन विड्रॉ करना है सेपरेटली विड्रॉ करो, सेपरेटली, और नीचे वाले में कॉस्ट ही काट डाल। उसी मैंने दोनों मेथड को मस्त नाम दिया है, देखो ना, ये देख नाम रखा है मैंने, फुल कॉस्ट मेथड, रिड्यूस कॉस्ट मेथड। नाम बोल, फुल कॉस्ट मेथड मतलब कॉस्ट को फुल रखो और एग्जेम्पशन सेपरेटली विड्रॉ करो, और नीचे वाले को नाम क्या दिया है, रिड्यूस कॉस्ट मेथड। अभी मैं जो सेक्शन कर रहा हूं उसमें रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच फॉलो करना है, लेकिन आगे कुछ कुछ सेक्शन आएंगे और मैं तुमको उस वक्त लॉजिक भी बताऊंगा कि कुछ कुछ सेक्शन में वाई फुल कॉस्ट अप्रोच। लेकिन अभी से तुम लोग मेंटली प्रिपेयर रहो कि ऊपर वाली वर्किंग भले अभी इसकी इंसल्ट कर दी है, लेकिन कुछ सेक्शन में उसको सलाम ठोकना पड़ेगा, और क्यों वो रीजन वो टाइम ही बताऊंगा। ओके सुनो, 54 वाले सेक्शन में एक और पॉइंट है, 10 करोड़ से ज्यादा नया घर का कॉस्ट नहीं होना चाहिए। कि आजकल के अमीर लोग होते हैं ना, वो तो बंगला का बंगला बेच देते, एक बंगला बेच के नया बंगला ले लिया, और नया बंगला है 90 करोड़ का। और क्या है, लॉ ने तो सेक्शन सबके लिए खोला है, अमीर गरीब जो कोई भी अपना घर चेंज करेगा एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अमीरों को गवर्नमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है कि अगर तुमने अपने पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के नई आलीशान महल जैसी प्रॉपर्टी ली है, उसमें 80-90 करोड़ डाल दिया है, तो एग्जेम्पशन 10 करोड़ तक ही मिलेगा। 10 करोड़ का लिमिटेशन आ गया है। तो ये देखो, ये वाला सम देखो ना, सॉल्व किया है। मान लो मैंने अपना पुराना घर 70 करोड़ में बेचा था, और उसका कॉस्ट 40 करोड़ काट के मेरा कैपिटल गेन 30 करोड़ बना था, और फिर मैंने नया घर 18 करोड़ का लिया। तो अपने जनरली फॉर्मूला क्या लगाते, सीजी सीएनए विचर इज लेस, लेकिन इधर सीएनए में कितना आ रहा है 18 ना, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 10 करोड़ पे। इस लॉ में क्या ले, कॉस्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दो। तेरी कॉस्ट होगी 18, 19, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ होगी, लेकिन उसको तू 10 पे सीमित कर दे। फिर वो सीमित की हुई कॉस्ट को कंपेयर विथ कैपिटल गेन, फिर विचर इज छोटा, तो छोटा कौन है, अरे 30 और 10 में छोटा कौन, 10, तो 10 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बैलेंस 20 विल बी टैक्सेबल। इन शॉर्ट, अंडर सेक्शन 54 नए घर का कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। इधर कोई को लोग ये भी पूछते सर कितने नए घर ले सकते हैं, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। नंबर ऑफ हाउसेज विच यू कैन बाय
उसका सेपरेट डिस्कशन होगा। अभी जितना हुआ ना इतने में 54 खत्म, 54 खत्म। और बातें क्या क्या याद रखनी है, कितनी बातें याद रखनी है ना। और हाँ, एक चीज बोलना भूल गया, ये लॉन्ग टर्म को एग्जाम्शन में, कैन यू सी बाजू में एल दिख रहा है, ये सेक्शन खाली लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो तूने जूना घर बेचा ना वो बहुत ही जूना होना चाहिए। हाल ही में लिया था, बेच के नया ले लिया तो नहीं। घर का चेंज जस्टिफाइड कब लगता है, जब हम पुराने घर में कई सालों से रह रहे, अब लगता है अब नाउ आई नीड अ चेंज। तो व्हेन द चेंज इज जस्टिफाइड, व्हेन योर जूना घर इज लॉन्ग टर्म। इससे रूल क्या है, एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो केयरफुल है ना। 54 खत्म हो गया। अब है ना अगला सेक्शन डिट्टो सेम है। चेंज देखो क्या है, ये देखना, एग्रीकल्चर लैंड, खेत होता है ना खेत। अरे हिम्मत रखो यार, इसे रो रो के नहीं पढ़ने का कि कब वक्त खत्म होगा, कब पढ़ाई खत्म करने मत जा, प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस, कम ऑन। मुझे भी मजा आ रहा देख। सेक्शन 54 बी में क्या बोला है, एग्रीकल्चर लैंड जो होता है ना, वो अगर रूरल एरिया में, तो मैंने मिसिस जीएस करके कीवर्ड बताया था, उसमें था रूरल एग्रीकल्चर लैंड को तो कैपिटल एसेट ही नहीं गिनते, तो उसको बेचने पे कैपिटल गेन आता ही नहीं है। लेकिन वो रूरल एरिया में खेत हुआ तो दैट मीन्स अगर तेरा खेत अर्बन एरिया में, जैसे मुंबई जैसे शहरों में तेरा खेत है, तो अर्बन खेतों को बेचोगे तो कैपिटल गेन आता है। कैसे आता है, कैसे आता है बोल दे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऐसे ऐसे करके आता है। अब ये जो भी कैपिटल गेन आया ना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड तूने खेत को बेच के एक नया खेत लिया, ये एक नया खेत, और नया खेत रूरल एरिया में भी चलेगा, अर्बन में भी चलेगा। ये तो खरीदना है ना, खरीदने में रूरल अर्बन का कुछ नहीं है रे मचमच। वो तो बेचते टाइम रूरल को बेचा तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। इससे बेचा हुआ खेत रूरल नहीं होना चाहिए, अपने को चाहिए अर्बन हो जिसपे कैपिटल गेन आवे, फिर पीछे से एग्जेम्प्ट हो जावे। 54 का स्वभाव कैसा है, पहले कैपिटल गेन आ रहा है, फिर बाद में से एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर वो कैपिटल गेन आ रहा है, आया ना ये, फिर बाद में से एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन शर्त क्या है, तू नया खेत ले ले। और पता है ये सेक्शन क्यों खोला है, क्योंकि खेती की लाइन में अक्सर ये समस्या है कि हम लोग क्या बड़े एक्साइटमेंट से खेत लेते हैं किसान लोग, फिर मालूम पड़ा खेत अनप्रोडक्टिव है। इस हम लोग उस पर देख रहे फसल ही नहीं उग रही है, बारिश भी जोरदार आ रही है, हमने वो जो करना पड़ता है ना खेती के लिए, बीज बीज बोना वगैरह सब किया, फसल ही नहीं उग रही है, दिमाग खराब। बड़ी मुश्किल से एक लैंड खरीदा था लेकिन फसल ही नहीं उग रही है। तो अब ऐसे में क्या करेगा बेचारा किसान, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। इधर ये फॉर्मूला सूट नहीं होता है, इधर ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड किया, लैंड का क्वालिटी थर्ड क्लास है, उस पर फसल उगी नहीं रही है, तो मेरा हार्डवर्क भी रंग नहीं लाएगा। तो ऐसे में किसान बेचारा क्या करता है, अपने खेत को बेच के नए खेत में जाएगा। तो बताओ उसको खेत चेंज करना पड़ रहा है कि नहीं। तो ये खेत चेंज करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। पिछले सेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो लोगों को आए दिन घर चेंज करने पड़ते, किसी को घर छोटा पड़ता है तो उसको बड़े घर में आना है, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया तो उसको पॉश घर में जाना है, तो घर चेंज करना जरूरी है, तो वो सोच के सेक्शन खोला। ऐसे खेती की लाइन में खेत भी आए दिन चेंज करना पड़ता है, तो जो खेती करता है ना वो कितना भी परख के खेत ले ले, जब तक खेती नहीं करेगा ना मालूम नहीं पड़ेगा कि लैंड प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव। तो अपने बहुत बार कोई अनप्रोडक्टिव खेत से पाला पड़ता है तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो चेंज करने में गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत ले, तू चेंज कर, तेरे को हमारा टैक्स नड़ेगा नहीं, ये तो हम लोग तेरा खेत बेचने का कैपिटल गेन का टैक्स मार देवे। लेकिन तू खेत क्यों बेच रहा है, क्योंकि तेरा लैंड अनप्रोडक्टिव है एंड यू वांट टू गो टू अ बेटर लैंड, तो हम तेरे को कैपिटल गेन का टैक्स नहीं मारेंगे। इसलिए तो पता है इसको क्या बोलते हैं, बंजर जमीन। समझा ही नहीं, 54 बी है ना, बी फॉर बंजर जमीन। बेचारा किसान है, उसको एक बंजर जमीन मिल गई, फिर फोड़ रहा है अपना। अब उसको गवर्नमेंट बोल रही है टेंशन मत ले, इसको बेच, टैक्स की टेंशन मत लेना, नया ले ले। इससे तो अपने को खेत चेंज करने का भी एग्जेम्पशन मिलता है।
बी फॉर बंजर जमीन, ओके। लेकिन सी, इधर भी रूल क्या मालूम है, अगर एग्जेम्पशन चाहिए ना तो नया खेत कब लोगे? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले। ये हर 54 एक चीज का झंडा गाड़ के रखा है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले लेने का। और अगर तू नहीं ले पा रहा है तो डिपॉजिट कर दे, लेकिन हो सके तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले ही लो, ना हुआ तो डिपॉजिट कर दे। उसी इधर भी ऐसा है, लुक, जैसे ये डेट को क्या हुआ था, मैंने जूना खेत जो अनप्रोडक्टिव था उसको बेचा था, अब मुझे नया खेत कब लेना? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले। और ले लिया तो वेरी गुड, नहीं लिया तो मुझे डिपॉजिट करना है और बाद में विद इन 2 इयर्स नया खेत आ जाना चाहिए। ये 2-2 साल का टाइम है ना, डिपॉजिट करने वालों के लिए होता है। जो लोग डायरेक्ट खरीदते ना, डायरेक्ट, उनको तो ड्यू डेट के पहले ही लेना पड़ता है। और ये जो बड़े बड़े टाइम है ना, 2 साल 3 साल, पिछले सेक्शन में क्या क्या था, ये बड़े बड़े टाइम किसके लिए? डिपॉजिट वालों के लिए। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक डायरेक्ट खरीदता है, एक डिपॉजिट करके खरीदता है। जो डायरेक्ट खरीदता है उसको तो ड्यू डेट के पहले ही लेना पड़ता है, और जो डिपॉजिट करता है ना तो उसको बोलते हैं ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर, बाद में लेते रहे। तो लेते रहे मतलब उसका भी डेडलाइन है, इधर टाइम डेडलाइन क्या है? 2 इयर्स। और सी, इधर एक कंडीशन है, जो खेत को तूने बेचा वहां कम से कम तूने 2 साल खेती की हुई होनी चाहिए, या तूने या तेरे माँ बाप ने कम से कम 2 साल खेती की हुई होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन रखी है। अरे क्योंकि तूने जिस खेत को बेचा है उधर कम से कम 2 साल खेती की है, तब जाके तेरे को पता चला ना कि बंजर जमीन है। कि आज में एग्जेम्पशन क्यों दे रही है गवर्नमेंट मालूम है? क्योंकि बेचारे किसान को एक बंजर जमीन से पाला पड़ा, लेकिन बंजर का बंजर बना कब मालूम पड़ता है? यूज करेगा तो ना। इससे यू शुड हैव यूज्ड योर खेत फॉर मिनिमम 2 इयर्स। इफ यू डिडंट यूज, योर मम्मी पापा शुड हैव यूज्ड। बड़ो खेती में यूज किया हुआ रहना चाहिए। फिर अगर 2 साल के बाद तू ऐसे करके बोल रहा हाय राम क्या फालतू जमीन है, फिर तू चेंज कर, तेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। दैट मीन्स ये खेत अगर 2 दिन पहले ही आया था तो 2 महीने पहले, चलो 2 दिन ज्यादा हो गया, 2 महीने पहले ही खेत लिया था और मैं फड़फड़ा रहा ये फालतू जमीन है, फालतू, ये क्या क्या फालतू क्यों? 2 महीने में तूने जज कर दिया फालतू। लैंड का फालतू बना अच्छा बना, जज करने के लिए कम से कम 2 साल तो कर। तो बातों बातों में कंडीशन बन गई कि जिस खेत को बेचा है उसको कम से कम 2 साल खेती में यूज किया हुआ रहना चाहिए। पर एक्चुअली 2 साल खेती किया है तो लॉन्ग ही होना चाहिए ना। लेकिन तुम लोग बोले सर आपने तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों लिखा है, एक्ट में भी लिखा है। बोलो एक्ट में भी मिस्टेक है। एक तरफ कानून क्या बोलता है कि जो खेत को तूने बेचा वहां कम से कम 2 साल खेती की भी होनी चाहिए, फिर बाद में तू उसको बेचेगा ना तो एग्जेम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड सामने नया खेत ले। तो जब शर्त ही ऐसी है कि 2 साल कम से कम खेती की भी होनी चाहिए, तो 2 साल खेती करते करते तो लॉन्ग हो जाता है। तो शॉर्ट आया कैसे? लेकिन ठीक है, मेरी बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा, एक्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसको दिल पे मतलब इससे टाइम वेस्ट भी नहीं करते। प्रश्न में एग्जाम में सम आएगा ना वो लॉन्ग ही होगा, क्योंकि 2 साल खेती करवा के एग्जाम्पशन मिल रहा है तो लॉन्ग ही होगा। ओके, और फॉर्मूला देखो सेम है, टीजी और सीएनएस स्लैश डिपॉजिट विचर इज लेस। ओके, तो ये 54B था, क्या था सेक्शन 54B। इधर भी वही सब रूल है। ये देख, नए खेत को 3 साल तक मत बेचना, लॉक इन पीरियड होता है ना यार। तो अगर नए खेत को 3 साल में बेचा तो क्या होगा? उस नए खेत की कॉस्ट को काट डालेंगे, और कॉस्ट को काटे निकलेंगे ना, काटेंगे तो आंसू निकलेंगे उसके। सेम डायलॉग इधर भी। तो इधर भी देखो रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच है, एक ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ सम है, नंबर्स में मत जाओ, फील लो। इस सम में भी क्या हुआ था, हमने पहले एग्जेम्पशन ले लिया, फिर वो जो नया खेत था ना उसको हमने 3 साल में निकाल भी दिया, तो गवर्नमेंट भड़क गई, क्या की, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। ये दिख रहा है रिड्यूस कॉस्ट। उसी अपना ये 54, जैसे ही कुछ खत्म होगा ना मैं इसका खोलूंगा पत्ता, ये पत्ते धीरे धीरे खुलेंगे ऐसे। उसी कौन सा सेक्शन हो गया 54B, बेचने का अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बेची हुई चीज क्या होनी चाहिए? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो कम से कम 2 साल खेती में यूज की हो, या तूने या तेरे माँ बाप ने। और खरीदना क्या है?
एनी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन रूरल कुछ भी चलेगा। टाइम लिमिट 2 years आफ्टर। स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम, अमाउंट ऑफ एग्जामिशन सेम, वही विचर इज लेस। लॉक इन पीरियड 3 years। एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ। ये घर और खेती का सेक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर कंपनीज एंड पार्टनरशिप फॉर्म। फिर ये देखो, सेक्शन 54D। इधर देखो क्या हो रहा है। मेरी एक फैक्ट्री थी, तुम मेरी कहानी बता रहा हूं एक, तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, लो ना थोड़ा। मेरी एक फैक्ट्री थी और ये फैक्ट्री गवर्नमेंट ने छीन ली। क्यों मालूम है? क्योंकि जहां मेरी फैक्ट्री थी ना, अचानक गवर्नमेंट को उधर फ्लाईओवर बनाने का भूत चढ़ा, फ्लाईओवर रोड वगैरह। और एक बार गवर्नमेंट ठान लेती है ना, फिर आजू बाजू में देखती नहीं है। उधर मेरी फैक्ट्री गवर्नमेंट को तकलीफ दे रही है तो गवर्नमेंट छीन लेती है मुझसे। जनरली कंपल्सरी एक्विजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। किसका? इमूवेबल। क्योंकि सी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट को तकलीफ दे रही है तो हटा लूंगा, बना फ्लाईओवर, छीनेगी क्यों मुझसे? प्रॉपर्टी मूव हो सकती है तो मूव कर लेंगे ना। लेकिन दिक्कत क्या थी, कई बार इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहां से हिलेगी नहीं और गवर्नमेंट को उधर ही कुछ बनाना है तो गवर्नमेंट छीन लेती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी फैक्ट्री जहां थी उधर गवर्नमेंट को फ्लाईओवर बनाना था तो उन लोगों ने छीन लिया। एंड फिर ना जब्ती में भी कैपिटल गेन तो निकालते। तो ये देखो, पहले एफईओसी में कॉम्पेंसेशन आ जाएगा, ट्रांसफर एक्सपेंस, लटक जी, फिर ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा प्रोवाइडेड तुम नई फैक्ट्री खरीदोगे तो। शर्त है तू नई फैक्ट्री ले ले तो तेरा जूना फैक्ट्री का जो कंपल्सरी एक्विजिशन वाला कैपिटल गेन आया था एग्जेम्प्ट है। मैं पहले ही बता देता हूं, ये सेक्शन कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए ही है। ये मत समझ नहीं तो सर ऐसे कुछ एग्जांपल दे रहे होंगे, इसी के लिए सेक्शन बना है कंपल्सरी एक्विजिशन के। तो मेरे को बताओ अभी क्या होगा, मतलब इसका लॉजिक क्या है कि मैं नई फैक्ट्री लेता हूं तो एग्जेम्पशन। फॉर्मूला सिंपल है, देखो टीजी में क्या आएगा, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, मतलब नई फैक्ट्री की कॉस्ट। और वही अगर मैंने नई फैक्ट्री ड्यू डेट तक नहीं ली तो डिपॉजिट करो, और डिपॉजिट किया तो उसके बाद 3 साल का टाइम है। इधर 3 साल का टाइम है, चाहे तू परचेज कर या कंस्ट्रक्ट कर। ये देख पीसी दिख रहा है, अरे पीसी क्या है, परचेज और कंस्ट्रक्शन, 3 साल का टाइम है। और पता है इधर हम लोग ट्रांसफर डेट से नहीं, रिसीट डेट से गिनेंगे। जनरली बाकी सेक्शंस में हम लोग टाइम कैसे गिनते हैं, कभी तूने जूनी चीज बेची ना, वो ट्रांसफर डेट से हम लोग गिनती करते हैं, इधर रिसीट डेट से। क्योंकि इधर मेरी जूनी चीज फैक्ट्री है ना, उसका छीना जब्ती हुआ था, और छीना जब्ती का तो टैक्स ही रिसीट बेसिस पे आता है, इससे अपना काउंटिंग भी रिसीट बेसिस पे होगा। तो जब मुझे इस फैक्ट्री का कॉम्पेंसेशन रोकड़ा हुआ होगा, वो डेट से विद इन 3 years मुझे नई फैक्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी। ओके, और इतना लंबा टाइम किसके लिए, जो डिपॉजिट करेगा। तो डायरेक्ट खरीद रहा है तो मतलब डायरेक्ट खरीदने वालों को तो ड्यू डेट के पहले ही लेना पड़ेगा। हाँ, बाद में लेना है तो डिपॉजिट करके लो, वो तो सब सेम है। लॉजिक क्या है सेक्शन का मालूम है? इधर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन इसलिए दे रही क्योंकि गवर्नमेंट को दया आ गई। क्यों दया है मालूम है? हीना झपटी हुई इसकी दया नहीं है। अरे उसकी दया होती ना तो कंपल्सरी एक्विजिशन का कैपिटल गेन गवर्नमेंट रखती ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपल्सरी एक्विजिशन के कैपिटल गेन तो आते ही है। इधर गवर्नमेंट दया क्यों खाई मालूम है? क्योंकि छीना झपटी हुई तो हुई रोजी रोटी के साथ, मेरी सीधा पेट पे लात पड़ी है। देख तेरी रोजी रोटी के साथ, इसको रोजी रोटी क्यों बोल रहा हूं यार, ये फैक्ट्री में गुड्स बना के बेचता था, पैसे आते थे, बीवी बच्चों को पालता पोसता था मैं, तो ये मेरी रोजी रोटी है। आज सोचो एक फैक्ट्री से मेरा घर चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, और उधर गवर्नमेंट आके विलन की तरह मुझसे फैक्ट्री छीन ली, तो मेरी रोजी रोटी छीन ली है। इट हर्ट्स। इससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा गिल्टी फील हुआ। गवर्नमेंट ने बोला सॉरी हमने तेरे साथ बहुत ही गलत किया, हमने तेरी रोजी रोटी छीन ली, बट क्या करें, हमको इधर ही फ्लाईओवर बनाना है, हम तो फ्लाईओवर बना के रहेंगे, लेकिन हमको तेरे से फुल हमदर्दी है। एक काम कर, तेरे को पैसा मिलेगा ना, तू दूसरी जगह तेरा रोजी रोटी सेट कर ले, और ये कैपिटल गेन का टेंशन मत ले, माफ। तो ये माफ करने का कारण क्या, गवर्नमेंट को दया आ गई। ये देखो उसको डी क्यों बोलते हैं में, पहले गवर्नमेंट दादागिरी करती है फिर दया दिखाती है। एक सेंस स्पेलिंग रॉन्ग है, दादागिरी
एंड दया। बोले पहले तो दादागिरी करके चल तेरी फैक्ट्री हटा यहां से निकल, फुट उसको फुटा दिया, दादागिरी करके दादागिरी दिखा दी। फिर गवर्नमेंट को देखो दया, हाय 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 कि हमने क्या कर दिया, तेरी रोजी रोटी छीन ली हमने। तो दया के मारे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन भी दे दिया। तो दादागिरी एंड दया। ओके बट सी एक डाउट क्या है मालूम है सर, ये फैक्ट्री के लिए सेक्शन क्यों बना है? बाय द वे सेक्शन फैक्ट्री के लिए हाँ। और हाँ एक्ट में फैक्ट्री नहीं लिखा है, ये लिखा है देखो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा है इधर? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। और इंडस्ट्री वर्ड कभी भी बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। कि तुमको नहीं पता था तो अभी पता रखो कि अपने डे टू डे लाइफ पे तो फिल्म इंडस्ट्री को भी इंडस्ट्री बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया? जिस लैंड एंड बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो फैक्ट्री हो गया ना। खाली फैक्ट्री एक लोकल शब्द है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन सुनो मेरा डाउट क्या है, ये सेक्शन फैक्ट्री के लिए क्यों है? रोजी रोटी का मैंने बहाना दिया ना, रोजी रोटी छीन ली तो पेट पे लात पड़ी। तो यार मेरे लिए तो कोचिंग क्लास भी मेरी रोजी रोटी है। लेकिन आज कोचिंग क्लास की छीना झपटी होती है ना, तो उसके लिए कोई ऐसा एग्जेम्पशन नहीं है, फैक्ट्री वालों के लिए है। नहीं उसी इसका लॉजिक देखो क्या है। अक्सर कंपल्सरी एक्विजिशन का शिकार फैक्ट्री वाले बनते हैं। बताऊं क्यों? क्यों? लोगों की फैक्ट्रियां रिमोट एरिया में होती है और रिमोट एरिया के एकदम सुनसान टाइप होती है। तो उधर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के भूत चढ़ते, स्टेशन बनाते, फ्लावर बनाते, रोड बनाते, ये बनाते। तो बेचारे जो फैक्ट्री लेके बैठे ना वो लोग शिकार बनते कंपल्सरी एक्विजिशन का। वो सोच के गवर्नमेंट ने सेक्शन खोला है। बाकी तो सिर्फ बोलने वाला सर कोचिंग क्लास आपकी भी तो रोजी रोटी है ना, आपकी क्लास अगर गवर्नमेंट छीन ले तो वो भी तो गलत है ना। लेकिन होगा ही नहीं ऐसा। कोचिंग क्लास लोग को रिमोट एरिया में खोलते कि शहरों में? शहरों में। और शहर पूरा डेवलप्ड है तो इधर गवर्नमेंट को कुछ करना भी है ना, मेरी क्लास को डिस्टर्ब किए बिगर करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट एक चलते फिरते नॉर्मल शहर को डिस्टर्ब नहीं करती है। हाँ ज्यादातर क्या होता है, रिमोट एरिया जो सुनसान होती है उधर गवर्नमेंट रोड बनाती, फ्लावर बनाती, कुछ भी करती है और वहां लोग फैक्ट्रियां लेके बैठे होते हैं। तो अक्सर फैक्ट्री वाले लोग है ना कंपल्सरी एक्विजिशन के शिकार बनते हैं। उनका सोच के गवर्नमेंट ने सेक्शन ही खोल दिया। एंड गवर्नमेंट को मालूम है हर दूर दूर, जैसे अपने मुंबई के लिए रिमोट एरिया क्या है, पालघर, वापी, है ना, मतलब ये सब दूर है ना रिमोट एरिया। तो ये सब क्या खुली खुली जगह है, वहां कितने लोगों की फैक्ट्री है। अरे मेरे कितने लोग की फ्रेंड्स लोग की फैक्ट्री है उधर पालघर एरिया में, धाणू में। हंस क्यों रहे हो? नहीं वसई इतना वो गांव नहीं है, वसई में भी है बना तो मान ली तो अच्छा है तो ये प्रभा देवी तो पहुंच एरिया है। तो एक से सुनो ना मेन बात, आ रहा हूं पॉइंट आएगा। तो इन शॉर्ट मैं जस्टिफाई ये कर रहा था फैक्ट्री वालों के लिए क्यों सेक्शन खोला है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्री वाले ही कंपल्सरी एक्विजिशन का शिकार बनते हैं और उनकी बेचारों की रोजी रोटी चली जाती है तो गवर्नमेंट को दया आती है, इसलिए एग्जेम्पशन मिला। ओके अब सुनो, इधर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि सी एक्चुअली फैक्ट्री तो डेप्रिशिएबल एसेट है, क्या मालूम? अरे फैक्ट्री पे तो डेप्रिशिएशन, बिजनेस के हर एसेट पे डेप्रिशिएशन आता है। अरे पीजीबी भी मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन इंटर के बाद ही फाइनल में है ना कोई फैक्ट्री पे डेप्रिशिएशन आता है, इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट। और डेप्रिशिएबल एसेट में ना ये मेथड से सॉल्व करना ही गलत होता है। सही मेथड क्या होता है? ओपनिंग WDV, एड परचेजेस एंड लेस सेल्स के बदले में ना कॉम्पेंसेशन वर्ड आ जाएगा इधर। क्यों? इधर हमने फैक्ट्री बेची है कि छीनी गई है, तो सेल प्राइस के बदले कॉम्पेंसेशन, मतलब ये मेथड से आएगा। और क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएबल, मैंने बोला था ना यार, डेप्रिशिएबल एसेट में कुछ भी आता है ना तो ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर सेट करो, और इधर तो है ना हमेशा शॉर्ट टर्म ही आता है। डेप्रिशिएबल एसेट में कैपिटल गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ये पीजीबीबी में पढ़ाने भी वाला हूं मैं, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म है, तो फिर डाउट आएगा सर लॉन्ग टर्म कैसे हो गया?
तो आपने ऐसा वाला फॉर्मेट भी क्यों लिखा ये FEOC वाला? तो सुनो, नहीं नहीं, इधर क्या लैंड एंड बिल्डिंग है। कभी कभी क्या है, किसी का एक खुला जमीन होता है, खुला जमीन ऊपर खुला आसमान, खुली जमीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ओपन लैंड पे भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ओपन लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं आता। ये तो अकाउंट्स में ही पढ़े हो ना, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं आता। तो इमेजिन मेरी खुली जमीन थी, उधर ओपन में ही मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था, और लैंड अगर गवर्नमेंट ने छीना तो इसे डेप्रिशिएबल के नॉन डेप्रिशिएबल? नॉन डेप्रिशिएबल। और नॉन डेप्रिशिएबल होता है ना, तो ऐसा फॉर्मेट चलता है। फिर उसमें शॉर्ट लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ होता है। एक रूल है, डेप्रिशिएबल एसेट में WDV अप्रोच से सॉल्व करते हैं और ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है, और नॉन डेप्रिशिएबल होता है तो WDV अप्रोच के ये FEOC वाला अप्रोच, FEOC वाला अप्रोच। और यहाँ तो शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी हो सकता है। मैं तुमको जस्टिफाई कर रहा हूं कि इधर मैंने ऐसा मेथड क्यों किया। हो सकता है शायद एक खुली जमीन हो, और खुली जमीन पे तो डेप्रिसिएशन आता भी नहीं है, तो फिर फुल वैल्यू कंसिडरेशन वाला मेथड सही होता है, और उसमें तो शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ सकता है। ओके, और डेप्रिशिएबल हुआ तो वो तो ऑलवेज शॉर्ट होगा। फिर तो फॉर्मेट भी ऐसा नहीं होगा, ओपनिंग WDV, एड परचेस, लेस सेल्स, एंड लेस सेल्स केवल लेस कॉम्पेंसेशन, एंड फिर उसका गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है। ओके, तो सी, ये लॉन्ग भी हो सकता है अगर सिर्फ लैंड होता तो, और वो 3-4 साल से मैं यूज कर रहा हूं, गवर्नमेंट छीन ली, तो लैंड का तो लॉन्ग टर्म गेन भी आ सकता है ना। बट प्योर बिल्डिंग हुआ ना, तो डेप्रिशिएबल एसेट में ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है। ओके, एनीवेज ये थोड़ा क्या है, PGBP में इसके ऊपर और बात होने वाली है, तो ज्यादा और क्लैरिटी मिलेगी। अभी एक और चीज बोलो, हाँ, जिस फैक्ट्री को छीना गया है ना, वहां कम से कम तूने 2 साल फैक्ट्री चलाई होनी चाहिए, मिनिमम 2 years। क्या लॉजिक है ना इसका? क्योंकि सी, आज SSC दया का पार्थ क्यों बन रहा है कि बेचारा फैक्ट्री चला रहा था, सेट हो चुका था, अब उसकी फैक्ट्री छीन ली। सेट हो चुका था कब बोलते? सेट हो चुका था कब बोलते? 2 साल से ज्यादा निकाल लिए। दैट मीन्स मुझे फैक्ट्री डाले हुए 5 महीना हुआ है खाली, एंड फिर गवर्नमेंट मेरी फैक्ट्री छीनती है ना, गवर्नमेंट को कोई दया नहीं आती है। गवर्नमेंट बोले 5 महीना तो हुआ है तेरे को फैक्ट्री डाले, तू इधर सेट भी नहीं हुआ है, चल फुट ले, कॉम्पेंसेशन दे रहे, कोई दूसरी जगह फैक्ट्री ले ले। तब एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब ये फैक्ट्री में पिछले 2 साल, 2 years या मोस्ट से मैं चला रहा हूं, एंड फिर गवर्नमेंट आके बोल रही नहीं ये फैक्ट्री हम छीन लेंगे, देन इट हर्ट्स। इधर भी कंडीशन है, जो फैक्ट्री को छीना गया है कम से कम 2 साल तुम फैक्ट्री की तरह चलाओ, तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, तो ये 54D हो गया। ओके, फिर देखना इसके बाद है ना सेक्शन 54F। सेक्शन 54F, हाँ, सुनो, जब इंसान घर बेच के घर लेता है, उसको एग्जेम्पशन 54 में मिलता है। लेकिन कुछ और बेच के घर लिया, कुछ और बेच के, मेरे को बताइए क्या है? कुछ भी है। कुछ भी हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? ऐसे कुछ भी। हाँ ठीक है, बोलने के लिए जलेबी बोल दो, इसको चकली बोल दो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ठीक है, इतना पक्का है कि ये घर तो नहीं दिख रहा है ना, किसी भी एंगल से घर दिख रहा है नहीं ना, तो बस यही रूल है, घर ना हो, कुछ भी हो, एंड फिर उसको बेच के तू सामने घर लेगा, तो 54F में एग्जेम्पशन मिलेगा। और पता है फर्क क्या है? इधर SSC घर चेंज कर रहा है, लेकिन इधर SSC घर अरेंज कर रहा है। जैसे घर चेंज करना जरूरी है, घर अरेंज करना भी जरूरी है। सबकी अलग अलग लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। कोई लोग घर चेंज करने के लिए परेशान है, यार इतना छोटा सा घर है, घर में 10 मेंबर है, एक ही रूम का घर है, मुझे घर चेंज करना है। कोई घर चेंज करने के फ्रस्ट्रेशन में है, और कोई लोग क्या घर ही नहीं है रोड पे, तो घर अरेंज करने का टेंशन है। तो दोनों की स्थिति गंभीर है। इससे लॉ ने बोला घर चेंज करने वालों हम तुम्हारे साथ है, हम 54 में एग्जेम्पशन देंगे। अरेंज करने वालों तुम लोग के भी हम साथ है, तुमको 54F में एग्जेम्पशन मिलेगा।
इधर अरेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सी आज अगर सच में किसी पास घर बार नहीं है तो क्या करेगा, कुछ शेयर्स पड़ा होगा, कुछ गोल्ड पड़ा होगा, कोई बाप दादाओं के जमाने की कोई चीज पड़ी होगी, तो उसको बेच बेच के पैसा इकट्ठा करेगा, फिर घर लेगा ना। तो घर अरेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचते ही है। कुछ भी बेच लो, और लॉ भी बोलता है जो बेचना है बेच, बट हाँ वो जो बेचा वो लटका होना चाहिए। लटका म्हणजे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पसंद नहीं करती है। जो भी तू बेचे, जलेबी दिख रही है ना जलेबी, ये जलेबी के नाम पे सोना हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म चीज होनी चाहिए। उसको बेच, और बाद में तूने घर लिया ना तो हमको समझेगा बेचारे ने घर अरेंज करने के लिए सब किया है, तो जा तेरा कैपिटल गेन एग्जाम। अब सुनो, ये 54F ऐसे बोल के तो लगता है ये तो ऑलमोस्ट सेम ही यार। भाई इसके अंदर ऐसे टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स आएंगे ना, शांति से सुनना अभी पेशेंट लिया। सुनो, इसके अंदर ना टोटल 4 टेढ़े पॉइंट्स आएंगे जो बाकी 54 में नहीं पाए गए, यहां तुम पाओगे। कितने? 4। गिन गिन के याद करना। इसका बेस मैंने सेट कर दिया है। हाँ, बेस के नाम पे ये भी देख लो, इधर इसकी ड्राइंग देखो सेम ही बनाई है मैंने, क्योंकि सी चाहे बंदा घर चेंज करे या अरेंज करे, ले तो घर ही रहा है ना, तो टाइम लिमिट सेम है। कौन सा टाइम? या तो 1 साल एडवांस में ले ले, या 2 आफ्टर 3 आफ्टर, वो सब टाइम लिमिट सेम है। तो ये बेस बन गया। अभी मैंने क्या बोला, 4 विशेष पॉइंट देखेंगे। पहला विशेष पॉइंट है कि एग्जाम्शन को लेके, एग्जाम्शन थोड़ा अलग स्टाइल में चलता है, वो मैं एग्जाम्पल से ही बात करूंगा तो समझेगा। गिनती रखना, पहला पॉइंट आ रहा है, टोटल 4 पॉइंट आने वाले। ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो ना। अज्यूम करो एक इंसान ने बीवी के जेवर थे बेच दिए, बीवी के मतलब जो भी जेवर बेच दिए। क्यों बेचे जेवर? घर नहीं है यार, घर नहीं है तो रोड पे थोड़ी रहेगा। उसने बोला जेवर का क्या अचार डालूंगा, घर ही नहीं है तो क्या फायदा। उसे जेवर वेवर बेच के रोकड़ा किया, और उसने बाद में देखो घर ले लिया एक। देखो उसका नन्ना सा प्यारा सा घर आ गया ना, होम स्वीट होम। लेकिन उसने उसके लिए बेचा क्या? जेवर। तो ये कॉम्बिनेशन देख के समझता है सेक्शन 54F हो गया। अब कैलकुलेशन देखो ना, जेवर बेचे 50 लाख 25,000 में, और अचानक जेवर बेचने पड़े तो कोई दलाल की मदद ली, तो दलाली में कितना चला गया? 25,000, और दलाली काट के जेब में कितना आया? 50 लाख, और जेवरों की कॉस्ट थी 40 लाख, और कैपिटल गेन आ गया 10 लाख। अब जनरली हम लोग एग्जेम्पशन का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एग्जेम्पशन कैसे करते हैं? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच इज लेस। ये देखो, देखो वो फॉर्मूला मैंने लगाया है, ठीक ना। कैपिटल गेन कितना है? 10 लाख, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मतलब जो नया घर है, इधर नया घर लेना ना, तो 25 लाख है। दोनों में से लोअर क्या है? देखो 10 लैक्स, तो देखो मुझे 10 लैक्स का एग्जाम्पशन मिलेगा, और वैसा करके हम लोग आंसर 0 कर देंगे। लेकिन रॉन्ग है, इस सेक्शन में ना ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। काट रहा हूं, देखना, ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये आंसर भी रॉन्ग है। किसी इधर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये बंदा फुल एग्जेम्पशन के लायक ही नहीं है, 10 लाख में से पूरा 10 माफ करके इसको 0 कर देवे, लायक ही नहीं है। क्योंकि सी गवर्नमेंट इसको बोलेगी तेरे को कितने का घर चाहिए था? 25 लाख का, तो तूने 50 लाख का जेवर क्यों बेचा? जब तुझे, अरे अमाउंट महसूस कर, जब तुझे 25 लाख का घर चाहिए तो तेरे 50 लाख जितने जेवर बेचे। तेरे को कुछ भी बेचने को दिया तो तू बेच बेच के प्रॉफिट कर रहा तेरा। चल, जब तक तेरे को घर चाहिए हम तेरी नेसेसिटी मान रहे, लेकिन घर तो 25 का है, तो तेरे को जेवरों को कितना बेचने का? इतना बेच के 25 आवे, तू तो 50 लाख रेस कर लिया। 50 को क्यों गोल कर रहा हूं, ये क्या होता है बताओ? नेट कंसिडरेशन का मतलब जो कुछ भी बेचते हाथ में रोकड़ा क्या आता है? कैपिटल गेन तो प्रॉफिट है, उसमें तो कॉस्ट माइनस करके आता है ना। अगर मैं कैश टर्म्स में देखूं, आज मैं जेवरों को बेचूं तो हाथ में कैश कितना आया? 50 लाख। चलो दलाली लेके गया 25,000 का। कम ऑन, हिम्मत रखो, कम ऑन। तो दलाली काट के हाथ में रोकड़े कितने आए? 50 लाख। तो गवर्नमेंट की आंखों में और वाह 50 लाख आया, और तेरे को घर चाहिए था 25 का,
तो मतलब तू आधा ही जेन्यून है, तो तेरे को आधा ही माफ करेंगे। नहीं तो सी, अगर ये लिमिटेशन गवर्नमेंट नहीं रखेगी ना, तो पब्लिक पता है क्या सोचेगी, हाँ ठीक है घर के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं ना, बेचो धनाधन सब बेच बेच के प्रॉफिट छाप लो, बच जाएंगे। फिर बता देंगे नहीं हमको घर चाहिए था। अरे घर इतना चिंदी सा छोटा सा लेके बैठ गया, और उसके नाम पे सोना चांदी शेयर डिबेंचर बॉन्ड सब बेच बेच के बैठ गया। अरे कुछ भी बेचने का मतलब उतना बेच जितना जरूरत है, और जरूरत तेरे को 25 का है, तो बेचा बेची 25 की कर। तू ज्यादा ही बेच के बैठा है तो तेरे को टैक्स मारना पड़ेगा। पूरा तो नहीं, आधा माफेंगे। क्यों आधा? आधा कैसे निकला मुंह से? आधा तो जेन्यून है ना बेचारा यार, उसी उसको है ना गवर्नमेंट आधा माफ करेगी। ये देख 10 लाख का गेन था उसका, आधा कर उसका 5 लाख, तो 5 लाख एग्जाम, तो ये बैलेंस 5 लाख टैक्सेबल, मतलब ये आधा ही माफ होगा। कि बाकी सेक्शन में क्या था, ऐसा अरेंज नहीं कर रहे थे हम लोग, खाली घर को एसेट को स्वैप कर रहे थे। एक घर से घर में जा रहा हूं, एक खेत से दूसरे खेत में जा रहा हूं। फिर 54D में क्या था, एक पुरानी फैक्ट्री से नई फैक्ट्री में जा रहा हूं, एसेट स्वैप कर रहे थे। इधर एसेट स्वैप नहीं हो रहा है, फंड्स अरेंजिंग हो रहा है। तो फंड्स अरेंजिंग उतना ही कर जितना जरूरत है, लेकिन फंड्स अरेंज करने के चक्कर में तू इतना ज्यादा फंड्स अरेंज कर लिया जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो जितना जरूरत है उतना ही माफ करेंगे ना। तो ये खाली आधा ही जरूरतमंद लग रहा है, इसलिए आधा एग्जाम्पशन मिला है। लेकिन सी, मैं इधर आधा एकदम इजीली क्यों बोल पाया, फिगर सिंपल था ना, 50 और 25, लेकिन एक्चुअली सब में बहुत गंदे गंदे अमाउंट होते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला ही बना देते। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो इधर, मैंने कैसे किया, 10 लाख को हाफ किया ना, तो ये देख 10 लाख और ये हाफ दिख रहा है, तो बस इसका फॉर्मूला बन, हाफ क्यों आया बताओ, 25/50, उसको देख के हाफ आया। उसी एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जो भी तेरा ग्रॉस लटक जी आया, ग्रॉस मतलब एग्जेम्पशन लेने के पहले, जैसे कितना था 10 लाख, तो जो भी तेरा ग्रॉस लटक जी आया वो ले ले, मल्टीप्लाई बाय TNA जो अपने एग्जाम्पल में 25 लाख है, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन जो अपने एग्जाम्पल 50 लाख है, तो फॉर्मूला बन गया, खत्म। ये चीज अलग है 54F पे। बाकी सेक्शन में तो क्या अपना सीधा फॉर्मूला था, कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और डिपॉजिट, विचर इज लेस विचर इज लेस विचर इज लेस। इधर फॉर्मूला थोड़ा विचित्र है। ओके, ये देखो इधर में ना, ये लिखिए इधर देखना, 54F है ना, ये देखो, सॉरी, अरे लास्ट सेक्शन में क्या था, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग की छीना झपटी के बाद इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग फैक्ट्री वाला था ना, वो तो हो गया ना। अभी क्या पढ़ाया 54F में, लटका बेच, कोई भी लटका, वो जले भी थे ना वो, और खरीदना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस, कितने टाइम में, कोई 1 बिफोर 2 आफ्टर 3 आफ्टर। स्कीम ऑफ डिपॉजिट सेम है, लेकिन ये पढ़ क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम है कि डिफरेंट है, कोई तो दिखाया डिफरेंट क्या था, ये एक विशेष चीज थी। इनके बताओ टोटल 54F पे कितनी विशेष चीज है, 4। एक तो मैंने बता दिया, इसका फॉर्मूला थोड़ा अतरंगी है, और फॉर्मूला रट्टा ही मार लो, ग्रॉस लटक जी जो भी आया ना, इंटू CNA अपॉन नेट कंसिडरेशन, तो जितने का घर आया वो, और डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, जेवर बेच के जो पैसा आया था वो अपने आप, वो फॉर्मूला से अपने को सॉल्व करना है। और इधर भी देखो लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है ना। अब देखो अगला स्पेशल पॉइंट लॉक इन पीरियड को लेके, मैंने बोला 4 पॉइंट अच्छे, तो अगला पॉइंट लॉक इन पीरियड को लेके, तो सी, ये देखो मैं ये केस तो दिखा दिया ना, अब इसके बाद मैं डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ सम दिखा रहा हूं, जिसमें मैं तुमको लॉक इन पीरियड की कुछ खास बात बताऊंगा। लॉक इन पीरियड मतलब क्या, ये जो तूने जेवरों को बेचने के बाद घर लिया है, खबरदार उसको 3 साल तक बेचना मत, नहीं बेच सकते। और जनरली क्या होता है, बेचते तो गवर्नमेंट क्या बोलते, तूने बेचा ना तो उस एसेट की कॉस्ट को ही काट डालेंगे, है ना। तो वैसा कुछ पॉइंट अभी बता रहा हूं, लुक हियर, ये देखो एक क्वेश्चन है अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 10 करके, उसमें हम लोग ने ना प्लॉट बेचा है। जैसे इधर मैंने क्या जेवर बेच के घर लिया था ना, कुछ भी बेच सकते हैं ना, तो अपने बुक में सम है ना, उसमें हमने प्लॉट बेचा है, और प्लॉट को बेचा है 29,25,000।
और दलाली वलाली काट के जेब में कितना है 29 लैक्स, और वो प्लॉट की कॉस्ट 3 लाख है। और इंडेक्स क्यों किया है? क्योंकि ये जो सम है ना क्वेश्चन 10, उसमें ट्रांसफर डेट 23 जुलाई 24 के पहले। देख लेना बुक में, भरोसा नहीं तो ट्रस्ट में झूठ नहीं बोलूंगा मैं। इस क्वेश्चन में ट्रांसफर डेट 23 जुलाई के पहले है, इसलिए मैंने इंडेक्सेशन बकायदा किया इधर, और ऐसे करके कैपिटल गेन आ गया। फिर गौर करो फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, ये सिखाया ना अभी, ग्रॉस लटक जी इंटू सीएनए अपॉन नेट कंसिडरेशन। तो सी इधर ग्रॉस लटक जी कितना है 20 लाख समथिंग ना, ये देखो ये, और सीएनए इस सम में ना 14 लाख का घर लिया है। ये आदमी है ना, सम में जो आदमी है उसने 14 लाख का घर लिया है। नेट कंसिडरेशन उसके हाथ में 29 लाख थी, और जो घर लिया है वो 14 लाख का लिया है, ऐसा है इस सम में। तो अपने क्या किया, इंटू 14/29। मेरे एग्जाम में क्या इंटू 25/50 किए थे, ऐसे इधर 14/29 है। तो ऐसे करके ये एग्जामेशन आ गया। अब एक रूल है, ये जो हमने इधर नया घर लिया ना 14 लाख का, इस घर को 3 साल तक नहीं बेच सकते। और इस सम में देखोगे ना, उसने 3 साल के अंदर ही बेच दिया। बोलो 3 साल के अंदर बेचा मतलब लॉक इन पीरियड निभाया कि तोड़ा? तोड़ा। अब देखो इसके साथ क्या होगा, लुक हियर। मैंने क्या सीखा है, कोई लॉक इन पीरियड तोड़ेगा तो अपने उस घर की कॉस्ट को काट डालेंगे। इधर भी प्लॉट बेचते हैं, घर लिया था ना मैंने, वो जो घर लिया था ना उसको 3 साल के अंदर बेच दिया, उस घर की कॉस्ट को काटेंगे। तो ये देखो घर की कॉस्ट क्या है, देखना इधर। अरे मैं बोल रहा हूं ना, इस सब में घर की कॉस्ट 14 लाख है, 14 लाख का घर है, तो 14 लाख का बेचारा घर था उसको काट डाला, और कॉस्ट कटा तो कॉस्ट के आंसू निकले। यार देखो कॉस्ट छोटा हो गया तो गेन बड़ा हो गया। तो ये तो मैंने सिखाया था ना। लेकिन इस सेक्शन में ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है, इधर फुल कॉस्ट अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। इधर हम लोग ये रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे। अभी तक जो भी सेक्शन हुए थे ना, सब में लॉक इन पीरियड का कॉन्सिक्वेंस ऐसा है, लेकिन इस सम में ना 54F में खास लॉक इन पीरियड का कॉन्सिक्वेंस अलग स्टाइल में। मतलब पता है क्या करेंगे, कॉस्ट को नहीं काटेंगे, कॉस्ट को टच भी मत करो, और जो उसने एग्जेम्पशन लिया था उसको सेपरेटली विड्रॉ करेंगे। मतलब ये देखो इधर मैंने वर्किंग की, देखो ना इधर ये ऊपर वाली वर्किंग राइट हो गई है। पढ़ो क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑन न्यू हाउस। प्लॉट बेचा वो तो पुरानी बात होगी, हमने घर भी ले लिया था, एग्जेम्पशन के मजे भी लूट लिए। अब वो नए घर को बेच रहे, तो वो बेच, और अज्यूम करो 22 लाख में बेचा था, और मैंने देखो कॉस्ट कैसे लिखा, देख तो सही जरा, पूरा 14 लिखा है। तो मतलब मेरा गेन कितना आया 8 लाख। और ये जो लटक जी पहले माफा गया था, देखो लटक जी था ना, तो वो अलग से एग्जेम्पशन विड्रॉ किया है, और इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, दिखने में फाइनल आंसर सेम दिख रहा है, लेकिन सेम नहीं होता ना। इधर सारा शॉर्ट टर्म है, और ऊपर वाले में थोड़ा शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग, और थोड़ा लॉन्ग मतलब अच्छा है ना, लॉन्ग पे टैक्स कम आता है। तो ऐसा वर्किंग है, क्यों? मतलब 54F में ये मेथड गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है, और अभी तक पिछले जितने भी सेक्शन थे ना, ये क्या क्या पढ़ा है मालूम है? ये 54 था घर टू घर, ये 54B था खेत टू खेत, 54D था फैक्ट्री टू फैक्ट्री। इन सब में रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच था, लेकिन यहां पे अचानक गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, फुल कॉस्ट अप्रोच। क्योंकि सी ये देखो, लोग एक चीज ऑब्जर्व करा रहे, ये देख 54 में क्या था, ये इधर देखो इक्वल टू साइन को देखो जरा, इस देख ले 54 में क्या था, घर बेच के घर लिया है, एसेट अलग थे कि सेम? सेम। 54B में खेत बेच के खेत लिया है, सेम। 54D में इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग की छीना झपटी के बाद, मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, तो एसेट सेम था। सर बेचा लटका, वो जलेबी मेरी है ना, और खरीदा क्या, हाउस। तो एसेट सेम है कि डिफरेंट है? कि उससे फर्क क्या पड़ता, पहले ये तो मानते हो डिफरेंट है, कि उससे फर्क क्या पड़ेगा ये देखना। ये देखो ये 8 लाख का गेन, देखो बताओ क्या बेच के गेन हुआ है?
नहीं ना, क्या ध्यान है तुम? कंप्यूटेशन की प्लॉट तो हमने बहुत पहले बेचा था, बेच के नया घर लिया, एग्जेम्पशन के मजे भी ले लिए। वो नए घर को बेचने का चल रहा है सब, है मालूम है कि नहीं? समझता नहीं। तो ये वर्किंग का नाम ही क्या है? ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस। और न्यू हाउस 14 लाख का था, न्यू हाउस को 22 में बेचा, तो 14 का घर 22 में बेचेंगे तो प्रॉफिट में घर ही बेच रहे हैं ना हम। तो ये मानते हो ये घर बेचने का 8 लाख है। और ये जो एग्जेम्पशन है ये कौन सा है? ये प्लॉट वाला है। ये प्लॉट हम जब बेचे थे, सामने घर लेके एग्जेम्पशन ले लिए थे, तो ये 969 क्या है? 969,079 ये प्लॉट का एग्जेम्पशन है। अब तुम लोग ही बताओ, क्या ये दोनों एसेट सेम है क्या अलग है? और जब एसेट अलग है ना, उन लोग का कैपिटल गेन अलग अलग रखने का। और नीचे वाले अप्रोच में क्या कर रहे हैं हम लोग? अलग नहीं, मिक्स कर रहे हैं। अरे नीचे वाले अप्रोच में क्या हो रहा है? कॉस्ट को ही काट डालो, अपने आप गेन बढ़ चढ़ के आएगा। तो एक ही आंकड़े, अरे यार ये देख 17 लाख एक ही आंकड़े के अंदर, ये दोनों घुस के देखो, देख दोनों घुस के देख। अमाउंट बोल, एक 8 और एक 9 समथिंग है ना, दोनों एक में घुस गया ना, मिक्स हो गया। लेकिन मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इधर डिफरेंट एसेट है। एक हाउस का कैपिटल गेन है 8 लाख, और जो हम एग्जेम्पशन विड्रॉ करें प्लॉट का है, तो अलग है, तो अलग रखने का। अपना फर्स्ट सेक्शन क्या था? 54, उसमें बेचा भी घर था, खरीदा भी घर था। उसमें देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखो एसेट सेम है ना, तो हम लोग वो नए घर की कॉस्ट में से जूना घर का एग्जेम्पशन लेते हैं। घर घर सेम होता है ना। इन शॉर्ट सुनो, एक टेक्निक याद रखो, जिन जिन सेक्शंस में एसेट सेम है, रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच। और जिधर अलग एसेट है तो उधर अलग अलग रखो। मतलब फिर कॉस्ट के साथ मस्ती मत करो, क्योंकि वो कॉस्ट एक अलग ही एसेट की है, और जो पहले एग्जेम्पशन लिया वही अलग ही चीज का था, तो उसको अलग अलग रखने के चक्कर में ऐसा किया है। ये देखो मैंने इधर हाउस और प्लॉट अलग से क्यों लिखा है? ताकि बच्चों को लगे हाँ यार, हाँ हाउस का प्लॉट दोनों अलग है, तो दोनों के आंकड़े भी अलग होने चाहिए। इन शॉर्ट से अभी एक मस्त रूल बन गया, इन भी 54 वाले सेक्शनों में अगर एसेट डिफरेंट है, मतलब बेचा कुछ और था, खरीदा कुछ और था, उसमें फुल कॉस्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब कॉस्ट को पूरी रखो, एग्जेम्पशन सेपरेटली विड्रॉ करना है। और ऐसा ये नहीं कि ऐसे ऐड करके दिखाना जरूरी नहीं है, इसका नोट भी लिख सकते हैं। ऐसे ये लिखा ना मैंने ऐड करके, को मैं नोट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि एग्जेम्पशन ऑफ 969,079 जो प्लॉट के लिए पहले मिला था, नाउ इट विल बी विड्रॉन। ये तो मैंने खाली ऐड करके शो के लिए बताया, बाकी इसको सेपरेटली एग्जेम्पशन विड्रॉ करना है। लेकिन ये अप्रोच कब? जब एसेट अलग अलग होंगे। ओके, और ये पहले सेक्शन में ऐसा हुआ है, और भी ऐसे 2 सेक्शन आएंगे। लेकिन और 54 ईसी आने वाला है, 54 डबल ई आने वाला है, एफ ईसी और डबल ए, ये तीनों सेक्शन में तुम लोग पाओगे बेचा कुछ और था, खरीदा कुछ और है, एसेट ही अलग है, उसमें फुल कॉस्ट अप्रोच। और बाकी सब सेक्शन में जो बेचा था वैसा ही चीज खरीदा है, उसमें रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच। ओके, तो ये कहीं पर है ना, तुमको लिख के रख देना चाहिए, कि ये बाद में भूल गए तो फिर फायदा ही नहीं है। लिख के रख दो कहीं पर। मैं बताओ कहाँ लिखना? अपने नोट्स वाली बुक है ना, नोट्स वाली कॉन्सेप्ट बुक, उसमें लॉक इन पीरियड का एक थियरी है। कैपिटल गेन्स का चैप्टर खोलोगे ना, उसमें एग्जेम्पशंस में नोट नंबर 3 मिलेगा। ये देखो बता दो, इधर है, तो ये वाला पेज मिलेगा अपनी बुक में, पेज नंबर 117। उसी उधर मैंने ना दोनों मेथड से सॉल्व किया है। इधर जो लिखा ही क्या है कि अगर 3 साल में, प्लीज देखो भाइयों बहनों, अगर 3 साल में हमने बेचा तो एग्जेम्पशन विड्रॉ करने की 2 स्टाइल है। कोई कोई सेक्शन में क्या करते हैं? रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच, और वो कोई मतलब हर सेक्शन में करते हैं सिवाय ECEEF। और ECEEF में फुल कॉस्ट अप्रोच, क्योंकि उधर एसेट डिफरेंट है। तो है ना, एक काम करो, पहले तो ना इधर ऐसे लिखो
रिड्यूस्ड कॉस्ट अप्रोच, ऐसे लिखो इधर बाजू में, और इधर लिख दो फुल कॉस्ट अप्रोच। नीचे कुछ खाली जगह है उधर नोट लिखवा दूंगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट अप्रोच, फुल कॉस्ट अप्रोच, ये लिख दो पहले। यूं लिखा हुआ है लेकिन साइड में ऐसे हाईलाइट करने के लिए। ऊपर वाला रिड्यूस्ड कॉस्ट अप्रोच है, नीचे वाला फुल कॉस्ट अप्रोच। अब बाद में इधर है ना, मैं बोलता हूं लिखो, राइट लाइक दिस, फॉलो, राइट दिस, फॉलो रिड्यूस्ड कॉस्ट अप्रोच, लिखो फॉलो reduced cost approach in those sections, in those sections where old asset and a new asset, क्या लिखा हूं, old asset and new asset are same, circle the word same, circle the word reduced। तो बाद में एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा, फॉलो, सेम ही है, थोड़ा उल्टा करके लिखना है अभी, फॉलो फुल कॉस्ट अप्रोच, फॉलो फुल कॉस्ट अप्रोच in those sections where old asset and new asset are different, old asset and new asset are different। इधर देखो 54 जब F चालू हुआ था ना, F वाला, इससे मैंने क्या, इसके अंदर 4 अनोखे पॉइंट है। पहला अनोखा पॉइंट इसका एग्जेम्पशन का फॉर्मूला विचित्र है ना, ऐसा प्रोपोर्शनेट जैसा था। दूसरा विचित्र, इधर लॉक इन पीरियड में एक नया खुलासा हुआ कि हाँ यार, जिधर भी एसेट अलग होते उधर कॉस्ट को नहीं रिड्यूस करते, एग्जेम्पशन अलग से विड्रॉ करते, फुल कॉस्ट अप्रोच है ना। ये दूसरी पॉइंट थी। तीसरी सुन जल्दी, मस्त पॉइंट है, जल्दी देख। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, और ये तीसरा पॉइंट है ना, ये दोनों सेक्शन के लिए कॉमन है। कौन से दोनों, 54 एंड 54F। सुनो ये तीसरा पॉइंट क्या है, चाहे तुम घर चेंज करो या अरेंज करो, लेने का एक ही घर है, एक घर से ज्यादा मत लेना, क्योंकि घर के नाम का हम एग्जेम्पशन दे रहे क्योंकि वो नेसेसिटी है, और नेसेसिटी के नाम पे एक घर बहुत है। तो चेंज करने वालों, अरेंज करने वालों, लेने का एक ही घर। तो मतलब तो 54 में भी ऐसा है कि मैं अपने पुराने घर को चेंज के नया घर ले रहा हूं तो एक ही ले। 54F में भी है कि तू सोना चांदी जेवर बेच के तू घर ले रहा है तो एक ही ले, और वो एक घर भी इंडिया में ही लेना है। सुन इधर, और बहुत सारी बातें आएगी, सुनते हैं नॉन स्टॉप। तो एक बात नक्की हो गया, एक ही घर लेना है, ओके। और वो भी इंडिया के अंदर है। एक बार एग्जाम में ऐसा आया था, दुबई में घर लिया है, तो भाई दुबई वाला घर काउंट ही नहीं होगा। यू हैव टू बाय इन इंडिया, एंड दैट ऑल्सो हाउ मेनी हाउस, ओनली 1 हाउस, प्लस वो भी उसका कॉस्ट 10 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, बताया था ना। वो पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो टेल मी, दोनों सेक्शन के लिए कॉमन बात क्या है, एक ही घर लो, इंडिया में लो, और उसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, और अगर ज्यादा है तो अपने 10 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे पूरा, ओके। ये हो गया। अब सुनना, 54 में ना लॉ थोड़ा लिबरल है। 54 में लॉ क्या बोल रहा है, चल तू 4-5 घर ले भी लेगा ना, चला लेंगे, लेकिन एग्जेम्पशन एक का ही देंगे। तू ले ले भले 10 घर, 50 घर ले, लेकिन जब एग्जेम्पशन देने की बारी आएगी, एक ही घर एग्जेम्पशन में काउंट होगा, वन हुज कॉस्ट इज हायर। ऑब्वियसली लॉ में नहीं लिखा है, लेकिन हर इंसान क्या प्रिफर करेगा कि अगर मैंने 5-6 घर लिए और मुझे कोई एक ही घर का एग्जेम्पशन मिलेगा तो महंगे वाले घर का लूं, क्योंकि जितना महंगा घर का एग्जेम्पशन लूंगा एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगा ना। अरे 54 में एग्जेम्पशन का फॉर्मूला क्या है, बोल ना बक, कैपिटल गेन और द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच इज लेस।
तो बड़ी कॉस्ट वाला लूंगा तो एग्जेम्पशन ज्यादा आएगा। तो सी 54 में लॉ क्या बोल रहा है, तू 4-5 घर भी ले रहा है ना, तू ले ले, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम एग्जेम्पशन तो एक ही का देंगे। लेकिन पता है 54F पे लॉ क्या बोल रहा है, 4-5 लेने का ही नहीं, एक मतलब एक से ज्यादा ले लिया एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं। कितनी कट्टर है गवर्नमेंट, किधर 54F में, क्योंकि मान लो 54F गवर्नमेंट ने गरीबों का सोच के खोला है। एक गरीब लाचार आदमी बेघर होता है, वो सोना चांदी जेवर बेच के मर मर के घर हासिल करता है, और मर मर के हासिल करने वाला एक ही लेगा ना। तो अगर 2-3 घर ले लिया ना तो उसमें गरीबी नहीं दिख रही है, रईसी दिख रही है। तू ये सेक्शन के काबिल ही नहीं है। ये सेक्शन खोला है किसके लिए, गरीब लोग के लिए। इसको पता है कैसे याद कर दे, 54F मतलब फकीर, F का मतलब फकीर, फकीरों का सोच के खोला है। और एक्चुअली कितने लोग हैं ना ऐसे बुरे हालात में होते हैं ना, यहाँ वहां से जुगाड़ करके सोना चांदी कुछ बेच बेचा के मर मर के एक घर लेते, उनका माइंड में रखते हुए सेक्शन खोला है। तो सोच, अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसा दिख जावे कि 3 घर लेके बैठ गया है, तो कहां से फकीर आदमी है, ये तो रईस आदमी है, तो उसको एग्जेम्पशन देंगे ही नहीं। तुम लोग ने एक बारीक सा डिफरेंस नोटिस किया कि नहीं, कि 54 में जब हम लोग घर बदल रहे होते हैं ना, उधर तो मैं 6 घर भी लू ना, मेरी मर्जी, मैं अमीर हूं, और ये सेक्शन अमीर गरीब सबके लिए खोला है। 54 सलमान खान के लिए भी है। आज सलमान खान भी अपना बैंड्रा वाला घर बेच के खार में आ जावे तो उसके लिए भी एग्जेम्पशन है। तो हर आदमी को घर चेंज करने का अधिकार है। तो घर चेंजिंग इज फॉर अमीर गरीब सब। और ऑब्वियसली सलमान खान अगर अपना घर चेंज करेगा तो शायद नए में 10 घर ले सकता है, ताकत है उसमें, ले ले, लेकिन एग्जेम्पशन है कहीं मिलेगा। और 54F सलमान खान जैसे लोग के लिए नहीं है, बेचारे पुअर लोग के लिए, और वो लोग तो मर मर के एक ही ले पाएंगे। तो अगर 2-3 ले लिया ना तो तेरे अंदर गरीबी दिख ही नहीं रही है, तो तेरे को एग्जेम्पशन देने का ही नहीं है। कम ऑन, हिम्मत रख। ये देखो इधर क्या लिखा, पढ़ो। दोनों सेक्शन के स्वभाव में फर्क क्या है बताओ। 54 इज फॉर रिच एंड पुअर एवरीवन, एंड और सार्वजनिक सेक्शन है, क्योंकि सी आज अंबानी भी घर चेंज करना चाह सकता है ना, उसको अपना घर पसंद नहीं, चेंज करना है, तो चेंज तो हर कोई करेगा। लेकिन और सी अंबानी जैसा आदमी तो शायद नए में 5-6 घर भी ले लेवे ना, ए तू अंबानी ये लेगा, लेकिन एग्जेम्पशन देने वाली बेचारी गरीब गवर्नमेंट है, वो एक ही का देगी। तो सी सुनो, मैं जो 54 के 4 खास पॉइंट है ना, उसके तीसरे पॉइंट में अभी तक फंसा हुआ हूं, तो तीसरा पॉइंट भी चल रहा है अभी तक। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, एक बार दोनों के लिए कॉमन है ना, लेकिन एक बारीक फर्क क्या था, पहले दोनों में कॉमन क्या है, चाहे तू घर चेंज करके अरेंज कर, एक ही घर ले इंडिया में, एक ही लो, वो भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, महंगा होना चाहिए, 10 करोड़ या कम होना चाहिए बोला था। फिर मैंने माइन्यूट डिफरेंस बता दिया कि अगर 54 वाला 4-5 घर ले भी लेता है ना, गवर्नमेंट को एतराज नहीं है, लेकिन एग्जेम्पशन एक घर का दे देंगे। तो क्वेश्चन में अगर 4-5 घर दिखे ना तो तुम एक को चूज कर लो, फॉर्मूला में ना कैपिटल गेन और कॉस्ट विच इज लेस, और किसको चुनोगे, द वन हुज कॉस्ट इज हायर। लेकिन 54F के सम में दिखा ना 5-6 घर लेके बैठा है, एग्जेम्पशन देने का ही नहीं। अपना कैपिटल गेन का कैलकुलेशन बंद कर देना, नोट लिख देना, ही इज नॉट लायक फॉर एग्जेम्पशन, इंग्लिश में ही इज नॉट एलिजिबल। ये हो गया। अब सुनना, मैंने क्या बोला, 54 वाला अगर 5-6 घर भी लेगा तो चलता है ना, लेकिन एग्जेम्पशन एक का ही मिलता है। लेकिन 54 में एक और फैसिलिटी है, कभी कभी 2 घर का एग्जेम्पशन भी मिल सकता है, बट वो मौका तेरे को जिंदगी में एक ही बार मिलेगा। उसमें भी शर्त है, जो तूने जूना घर बेचा है उसका लटक जी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुझे जिंदगी में एक बार ऐसा अवसर मिलेगा कि 2 घर का एग्जेम्पशन ले ले, लेकिन ये 54 में ही है। 54F में तो लॉ एकदम कट्टर है, एक से ज्यादा दिखा ना, निकल यहाँ से, निकल, नहीं देने का एग्जेम्पशन। बट 54 में एटलीस्ट 4-5 घर गवर्नमेंट देख के भड़कती तो नहीं है ना, एग्जेम्पशन एक का ही देती है। लेकिन जिंदगी में एक बार ऐसा अवसर मिलेगा कि 2 घर का एग्जेम्पशन भी उठा सकते हो, लेकिन जिंदगी में एक बार, और उसमें भी शर्त क्या है,
उस वक्त तेरा जो जूना घर बेच के लॉन्ग टर्म हुआ था वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये फैसिलिटी मिडिल क्लास लोग के लिए रखी है, और मिडिल क्लास वाले ना बहुत बार है ना 2 घर भी उनको जरूरत लगता है। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, 7-8 लोग एक ही घर में घुस के फंस फंस के रह रहे हैं, उन लोग क्या सोचेंगे, एक निकाल के 2 छोटू छोटू घर ले लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का सोच एक बेचारी, एक ही घर में 10 लोग फंस फंस के रह रहे हैं, तो शायद उन्होंने सोचा होगा ना क्या, कि इसको निकाल के 2 छोटे घर ले लेते हैं, कुछ फैमिली मेंबर यहाँ रहेंगे कुछ यहाँ रहेंगे। तो ऐसा बंदोबस्त मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर होता है। इससे मिडिल क्लास का मतलब तेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए जूने घर को बेच के। फिर तू 2-2 घर भी ले लेगा ना, चला लेंगे, मतलब एग्जेम्पशन 2 घर का देंगे, बट ये मौका ते को एक ही बार लाइफ में मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, फ्यूचर में तू एक एक घर का एग्जेम्पशन तो 1000 बार ले सकता है। ये 54 ऐसा नहीं है कि एक ही बार लो, जिंदगी में बार बार लो ना, जब जब तुम घर चेंज करोगे एग्जेम्पशन देगा। लेकिन 2 घर वाला बेनिफिट वो वंस इन लाइफ टाइम में मिलेगा। बट ये पॉइंट सिर्फ 54 में, 54F में तो एक से ज्यादा घर दिखा तो गवर्नमेंट चलाएगी भी नहीं। पता है 54F पे तो गवर्नमेंट कितनी कट्टर है, ये देख, ये देखा लुक, ये देखो 54F का ही समय है। देखो ज्वेलरी बेची थी ना, ये देखो किसी ने ना, ये देखो ड्यू डेट के पहले, देख ड्यू डेट, देख ना ड्यू डेट, इसके पहले एक ही घर लिया था, तो गवर्नमेंट को हाँ चल मिलेगा, एक ही लिया ना एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अब बताओ, उसने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के टाइम 2 घर ले लिए। 54F पढ़ा रहा है, एफ 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 देवर बेच के 2 घर लेके बैठ गया। 2 घर की रईस ही दिख रही है ना, 2-2 घर ले लिया, मतलब तू एग्जाम्पशन के लायक ही नहीं है। मतलब क्या करोगे, अपना आंसर देखो, इधर बंद, इधर बंद, 10 लाख पे। नोट में क्या लिखोगे, एग्जाम्पशन के लायक ही नहीं है, नॉट एलिजिबल, क्योंकि 2 घर लेके बैठ गए। अब सुनना, अच्छा पॉइंट है, मैंने लिया तो एक ही घर था, दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है, बाद में जाके ये देख एक और घर ले लिया। मतलब ड्यू डेट के टाइम तो ऐसा मैं इनोसेंट बना ना, हाय राम मर मर के एक घर हासिल किया है, हाय मैं गरीबी से परेशान हूं, एक ही लिया है। तो ड्यू डेट के टाइम तो उसने एक ही लिया है, तो गवर्नमेंट भी दया में आके उसको एग्जेम्पशन दे दी। ये देख एग्जेम्पशन दिया 5 लाख का, देख 5 लाख था ना, दे दिया। इन शाणे ने क्या किया, बाद में जाके एक और घर ले लिया, बाद में जाके, क्योंकि रिटर्न भरने का टाइम था ना, तब तक तो अपने आप को लाचार दिखा के देखो मैं एक ही घर ले पाया हूं, तो एग्जाम्पशन मिल गया। लेकिन बाद में उसने एक और घर लिया, तो पता है क्या होगा, इस वक्त उसको एग्जाम्पशन ग्रांट हुआ था, दूसरा घर लेते एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। पहले एग्जाम्पशन ग्रांट करना पड़ा, क्यों, रिटर्न फाइलिंग के टाइम तो उसने कैसा पेश किया था, मैं गरीब हूं, एक घर लिया ना यार, दे दो ना, तो दे दिया, देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। लेकिन बाद में उसने अपनी असलियत दिखा दी, एक और घर ले लिया, तो जिस दिन उसने दूसरा घर लिया ना, वो दिन से 1 साल बनेगा, उस साल एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन सी, ये सेकेंड घर लेने के टाइम चमाट कब पड़ेगी मालूम है, अगर वो सेकेंड घर इस टाइम फ्रेम में आया तो। दैट मीन सी, कानून ये नहीं बोल रहा है कि जिंदगी भर और कोई घर नहीं आना चाहिए। क्यों, कोई गरीब आदमी जिंदगी भर थोड़ी गरीब रहेगा। तो सी, एक बार ये 2 साल और 3 साल का टाइम निकल गया, बाद में मैं 500 घर भी लूंगा ना, मेरी मर्जी, फिर गवर्नमेंट मेरा ये घर का एग्जाम्पशन छीन नहीं सकती है। अरे ये सब मगजमारी इधर ही है, तो ये सेक्शन कट्टर है ना, एक लेने का मतलब एक ही लेने का, और तू एक लेने के बाद आगे जाके दूसरा लेने का मस्ती करेगा तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। टेल मी, ये सब मगजमारी 54 में थी क्या? अरे 54 में तो मैं ड्यू डेट के टाइम भी 10 घर ले लूंगा, बोल क्या करना है, लूंगा, मैं अमीर हूं, सलमान खान हूं मैं, लूंगा मैं, लेकिन एग्जाम्पशन एक का ही मिल रहा है ना। लेकिन 54F पे तो गवर्नमेंट कट्टर है कि रिटर्न भरते टाइम एक ही घर होना चाहिए, और उसके बाद भी जब तक वो 2 साल और 3 साल चल रहा है, तेरे जीवन में दूसरा घर ऐड नहीं होना चाहिए, और हुआ तो खत्म, एग्जाम्पशन विड्रॉन।
और उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ अपने को नोट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे मैं? सिंस उसने एक और घर परचेज कर लिया है, उसने गलत काम किया है, इसलिए पहली मर्तबा जो उसको 5 लाख का एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ करें। इसमें कंप्यूटेशन नहीं होगी क्योंकि उसने सेकेंड घर खरीदा है और खरीदने पे थोड़ी कंप्यूटेशन करते। लॉक इन पीरियड में क्या होता है, हम लोग कुछ बेच देते, हाय राम बेचा तो बेचने का कंप्यूटेशन, और उसमें भी 2 स्टाइल है, फुल कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट। इधर वो गड़बड़ क्या किया, एक और खरीद लिया, लेकिन खरीदा है ना, तो खरीदने की कोई कंप्यूटेशन नहीं होगी। एक नोट डालेंगे, क्या नोट डालेंगे कि उसने एक और घर ले लिया ना, उसको फर्स्ट घर के टाइम जो एग्जेम्पशन मिला था विड्रॉ हो जाएगा। मैंने 54F के नाम के तुमको 4 पॉइंट का बोला था, तीसरा अभी जाके खत्म हुआ है। तीसरा पॉइंट वॉज अबाउट नंबर ऑफ घर्स। उसको समअप करके बताओ शॉर्ट में, फास्ट फास्ट। 54 में और 54F दोनों में एक ही घर लो, 10 करोड़ से ज्यादा नो इंडिया में लो, पहले ये बोला था। फिर 54 वाला तो 4-5 भी ले लेगा तो हमको चलेगा नहीं, एग्जेम्पशन एक का ही देंगे, और उसमें भी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका मिलेगा कि 2 घर का एग्जेम्पशन दे देंगे। ओके, लेकिन उस वक्त तेरा पुराने घर का लटक जी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 घर का एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन वो वंस इन लाइफ टाइम होता है, तो 54 था। और 54F में तो गवर्नमेंट इतनी कट्टर है, एक से ज्यादा लिया तो निकल बाहर यहां से, गेट लॉस्ट, एग्जेम्पशन ही नहीं देंगे। लेकिन कोई कोई लोग क्या है, ड्यू डेट के टाइम तो एक ही लेते है ना, और बाद में जाके लेते हैं तो एक बार तो एग्जेम्पशन देते हैं, लेकिन बाद में से विड्रॉ हो जाता है। ओके, इतनी बातें थी। फिर लास्ट पॉइंट इज अबाउट ऑलरेडी तेरे पास कितने घर होने चाहिए। नया तो अभी जो बात हो रही थी ना, नए कितने लेगा, नए कितने लेगा, नए कितने लेगा, उसकी बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं ऑलरेडी कितने घर होने चाहिए तेरे पास। तो सी, जहां तक 54 का सवाल है, ये सार्वजनिक सेक्शन है, अमीर गरीब, और अमीरों के पास तो 50 घर होते, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 1000 घर भी है ना, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तू उन हजारों में से एक घर चेंज करेगा, तेरे को एग्जेम्पशन दे देंगे। बोलो ऑलरेडी तेरे पास कितने भी घर हो सकते हैं, गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर फकीरी दिखानी है और गरीबी दिखानी है ना, तो तेरे प्रेजेंट हालात कैसे होने चाहिए में, या तू बेघर है या तेरे पास एक ही घर है। कि नया लिया उसको नहीं गिन रहा हूं, नया तो बाद में आएगा, लेकिन ऑलरेडी उसके करंट हालात ऐसे है ना, या तो रोड पे घर ही नहीं है या फिर एक ही घर है। दैट मीन्स ऑलरेडी वो 7-8 घर लेके बैठा है, तो वो फकीर नहीं है। 54F में क्या, फकीर बन के दिखा। और फकीर बन के कब दिखाएगा, जब तेरे पास ऑलरेडी या 0 घर है, या है तो एक ही है। कि एक घर को भी है ना, मतलब इतना वेल टू डू नहीं बोलते। ओके, तो या तो तू 0 घर वाला है या फिर एक घर वाला है, तब लगे है बेचारा गरीब है। एंड फिर तू ये जलेबी ऐसा कुछ सामान बेच, और बाद में नया है ना, वो भी मर मर के एक ही ले, है ना, और उसमें ज्यादा लिया तो एग्जेम्पशन देने का है नहीं, और एक लिया है और आगे जाके एक और ले लिया तो एग्जेम्पशन पीछे से विड्रॉ कर लेंगे। तो सी, ये वाला पॉइंट तो 54F में ही है। सी, चौथा पॉइंट इज अबाउट ऑलरेडी कितने घर होने चाहिए, तो वो खाली रेस्ट्रिक्शन 54F में कि ऑलरेडी या 0 घर हो या एक घर। तो गिनाओ 4 पॉइंट क्या थे। 54F आया ना, 4 अच्छी चीजें बताया हमको। पहले तो इसका एग्जेम्पशन का फॉर्मूला अतरंगी था, ये देखो ऐसा वाला, तो याद करते हो, रिकैप। दूसरा, इधर लॉक इन पीरियड रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच से नहीं चल रहा है, फुल कॉस्ट, क्योंकि इस सेक्शन में हमने पाया कि एसेट अलग है तो एग्जेम्पशन सेपरेटली विड्रॉ करो। ये दूसरी चीज हमने नोटिस की। तीसरी चीज, वो दोनों सेक्शन को लेके कॉमन में बताया था मैंने, है ना, क्या था कि 54 हो कि 54 हो, सॉरी 54 हो कि 54F हो, नया घर एक ही लो, इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन 54 वालों, आप 5 भी लोगे तो हमको चलेगा, एग्जेम्पशन एक का ही मिलेगा, द वन हुज कॉस्ट इज हायर, और उसमें भी जिंदगी में एक बार तुम 2 घर भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारा पुराने घर का लटक जी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 54F वाला, तू तो एक से ज्यादा लिया तो निकल ले इधर से, निकल, एक ही लेना। एक लेगा तो एग्जेम्पशन देंगे, और पीछे से एक और ले लिया
तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। ये तीसरे पॉइंट में था। चौथा, ऑलरेडी वाले क्या क्या रूल है ऑलरेडी का। 54 में तो ऑलरेडी कितना घर है गवर्नमेंट को पड़ी भी नहीं है। 54F में गरीबी देखनी है ना, तो ऑलरेडी तेरे पास या 0 घर होना चाहिए या 1 घर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। लेकिन सी, ये जितना कुछ जो मैंने पढ़ा है ना, सी मैं तो क्या है, एक रैपिड रिवीजन है, लोगों से मेरे से एक्सपेक्टेशन है जल्दी जल्दी करा दो, तो मुझे क्या ज्यादा स्लो नहीं आ सकता, तो जितना फास्ट हो उतना करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझ तो एक साथ में इतना पढ़ना तुम लोग के लिए भी ओवर हो जाता है। लेकिन इसका रास्ता है, आज के आज ही 1-2 दिन के अंदर इसको पूरा रिफ्रेश करके पक्का कर डालो, क्योंकि इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, कम टाइम में खत्म हो रहा है ना। नहीं तो यही मेरे रेगुलर बैच में ना लेक्चर्स पे लेक्चर चलते इस पे कैपिटल गेन्स, क्योंकि उधर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उधर हर चीज पढ़ानी है और ज्यादा फास्ट भी नहीं कर सकता। तो उसके मुकाबले तुम्हारा इधर थोड़े टाइम के अंदर हो रहा है, तो उसको तुमको बैंक करना चाहिए। और बैंक करने के लिए क्या है, जो पढ़ा है उसको हाथों हाथ रट्टा मार डालो। ओके।